नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फाइनल ट्रेड में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। थोड़ी देर में अनिल सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक आपको बता देते हैं कि बाजार में अब तक क्या हुआ है दिन के दौरान और बाजार की बड़ी बातें कौन सी हैं। तो बाजार ने अभी तक देखा जाए तो दिन की सारी बढ़त गंवा दी है। निफ्टी पर नजर डालें, दिन के निचले स्तर पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 अंक हमें फिसलता हुआ दिखा है। 18,200 के करीब अपने आप को फिलहाल ये टिकाए हुए है। बड़ा पॉइंट यहां पर एसबीआई के नतीजे रहे हैं जो कि अनुमान से अच्छे रहे हैं। निफ्टी बैंक में इसके कारण हमने कुछ मिनटों के अंदर ही बहुत उतार चढ़ाव देखा। एकाएक उसमें गिरावट दिखी, फिर तेजी से रिकवरी भी आई और अभी अगर नजर डाली जाए तो 43,900 के ऊपर ही हम निफ्टी बैंक में कारोबार होता हुआ देख रहे हैं 230 अंकों की मजबूती के साथ। इंपैक्ट कहां से बनता हुआ दिखा अगर इंडेक्स में देखा जाए तो रियलिटी 2.5%, फार्मा 1%, एफएमसीजी, ऑटो इंडेक्स करीब ये आधे % गिरते हुए नजर आए। तो प्रेशर हमने बेसिकली यहां से बनता हुआ देखा है। फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, स्मॉल कैप इंडाइसेस, ये कुछ ऐसा स्पेस रहा है जिसने आज बाजार को सपोर्ट देने का काम किया है। स्ट्रेंथ यहां से देखने को मिली है और टॉप गेनर्स में भी इसी इंडाइसेस से जुड़ी कंपनियां शामिल है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो यहां से तगड़ा सपोर्ट मिलता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स जो सुबह के सत्र में सुस्ताया हुआ था, नेगेटिव टेरिटरी में था, वहां पर हमने तगड़ी रिकवरी आते हुए देखी है। अभी 40 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड होता दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैटिश सा कारोबार करता हुआ नजर आया है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, वो इस पूरे हफ्ते हमने देखा था इस समय के दौरान सुस्त ओपनिंग दिखाते थे, सुस्ती रहती थी। आज यहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। आधे से 1.5% की मजबूती के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल आप यहां कह सकते हैं कि अभी भी बाजार स्टेबल है, हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेंथ है और इंटरनेशनल मार्केट है, उनका अच्छा खासा सपोर्ट यहां पर बना है। अनिल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। अभी जिस तरह का मार्केट दिखाई दे रहा है, पहले तो मैं आपका फर्स्ट व्यू जानना चाहूंगी। इसमें सब कुछ हरे निशान में है, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव, अच्छी रिकवरी यहां पर आ गई है, कैसे देख रहे हैं? ठीक है, मार्केट ऐसा कोई मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं। देखिए, जहाँ खुला वहाँ से टिका नहीं, थोड़ा नीचे आया है, लेकिन जहाँ सपोर्ट लेना है वहाँ सपोर्ट भी लेता हुआ दिख रहा है। तो एकदम परफेक्ट मार्केट है। 2 दिनों तक जोरदार मार पड़ी है, थोड़ी थप्पड़ लगी तो फिर वो है ना, दर्द अभी तक इमीडिएटली जाता नहीं। तो आज जो रिकवरी मिली, उछाल मिली, एक्चुअली सुबह हम यही बात कर रहे थे कि ज़्यादा ऊपर खुले इसलिए टिक नहीं पाए और पहली मजबूती का संकेत आपको लेना है 44,000 के ऊपर टिकने पर और 18,315 जो 325 हमने राउंड फिगर बात की थी वहीं से घूम गया मार्केट। तो 285 के आसपास का जो हाई बनाया वहीं से। सो आई थिंक अब आप बीचों बीच में हैं, जिन लेवल्स के आसपास हैं, कल की क्लोजिंग के आसपास निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी पर भी बहुत ज़्यादा आपके एक्शन नहीं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर आखिरी 1.5 घंटे में सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो खरीदारी करनी है, ऊपर में रुकावट के लेवल के आसपास आए तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है। डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बने हुए हैं, पोजीशन थोड़ी सी हल्की हुई है। एसबीआई के नतीजों का इंतजार था। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि बाजार को अगर बढ़ना है तो एसबीआई के नतीजों के बाद बढ़ना है। एसबीआई के रिजल्ट के बाद एसबीआई वहीं का वहीं ठंडा है और ये भी वही ट्रेंड दिखा रहा है जो बाकी सारे बैंक दिखा रहे हैं। शानदार रिजल्ट, सब कुछ बढ़िया। एसबीआई में क्या खराब है? कुछ भी नहीं, लेकिन स्टॉक नहीं चलता है। ये ट्रेंड है पूरे बैंकिंग है। सुबह ये देखो, आप ढूंढ के दिखा दो कोई खराबी एसबीआई में, कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं चल रहा है। तो ये ट्रेंड है। तो इसलिए अब आज के लिए अब जो सबसे बड़ा ट्रिगर अगर ऊपर ले जाने के लिए था वो एसबीआई का था। तो उसके बाद हम जा नहीं रहे। तो अब क्या करें? तो अब इंतजार करें, सपोर्ट लेवल पे आने दें और वो सपोर्ट लेवल है 18,050, 18,125 इस रेंज में आएगा तो निफ्टी में खरीदारी करनी है। और बैंक निफ्टी भी मैं जल्दी से आपके सामने ले आऊँ। अगर 43,900 के आसपास है, 43,700 के आसपास आएगा तो वहाँ पर खरीदारी करनी है। तो थोड़ा सा तब तक वेट करते हैं और ऊपर में पहले कूदा के ऊपर आ जाए तो रुकावट के लेवल पर जो कि 18,265, 285 की रेंज में पहले पहुँचता है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। और बैंक निफ्टी 44,000, 44,150 की रेंज में पहुँचता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। इस वक्त आराम से वेट एंड वॉच। देखो भाई, ऐसा है अगले 1.5 घंटे में आएंगे रिजल्ट धड़ाधड़, उसमें से एक गेल आपके सामने, वो जरा आप पहले पढ़ दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रही थी कि गेल के नंबर्स आ गए हैं, मार्जिन में वृद्धि दिखी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें 0.7% से बढ़कर 0.9% पर गेल ने यहाँ पर मार्जिन रजिस्टर किया है। अन्य आय का फिगर है, लेकिन हम दूसरे इंपॉर्टेंट फिगर्स पर भी फोकस कर लेते हैं। नंबर्स के बाद हमने देखा है कि स्टॉक नीचे आया है, ऑलमोस्ट 3.3% की यहाँ पर गिरावट दिख रही है। आय के फिगर पर नजर डालिए, स्टैंड अलोन आय यहाँ पर हमने देखा कि
कुछ बढ़त का फिगर निकल कर आया है। स्टैंड अलोन मुनाफा भी बढ़ा है, यहाँ पर 246 करोड़ से बढ़कर 604 करोड़ यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पर आय और प्रॉफिट के फिगर्स पर नजर डालें तो यहाँ पर ओके यानी आय के फिगर में गिरावट दिखी है, 32,000 के आसपास का वो नंबर निकल कर आया है। कामकाजी मुनाफा है, इसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई। अब देखना होगा कि हमारे अनुमान से कितना ये किस प्रकार के नंबर्स हैं वो तो देखना होगा, लेकिन अभी जो नंबर्स निकल कर आए हैं उसके बाद हम जो स्टॉक मार्केट जो इस स्टॉक में रिएक्शन देख रहे हैं वो गिरावट की तरफ ही है। 3-3.5% की यहाँ पर गिरावट दर्ज होती हुई नजर आ रही है। ओके तो गेल, ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जल्दी से पहले चार्ट पर एक बार राय ले लें गेल के, कहाँ सपोर्ट कहाँ रुकावट है। हिमांशु जी चार्ट तैयार कीजिए जब तक मैं आपके सामने रख दूं। मार्जिन्स 0.9% आए जो कि हमारी उम्मीद से काफ़ी कम है, हमारी उम्मीद थी 3.6%, तो मार्जिन्स के फ्रंट पर थोड़ी निराशा है। स्टैंड अलोन मुनाफा 604 करोड़ पहुँचा है और होना चाहिए था इसको 980 करोड़, यानी कि ये भी आपका कमी आया है, उम्मीद से कम आया है। इसके अलावा जो आय का आंकड़ा है वो है 35,365 और ये भी आपकी उम्मीद से कम है। भगवान, वीक नंबर, सब कुछ कम। ओके, स्टॉक 4% नीचे। बात करते करते ये स्टॉक भी गया, गेल गयो। बताओ हिमांशु जी लेवल्स। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, एक तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है जैसा आपने बताया, दूसरा स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है 52 वीक हाई कल ही परसों इसने बनाया है। मुझे लगता है 105 रुपए का अगर स्टॉक ने लेवल तोड़ दिया तो यहाँ पर और प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में, और स्टॉक शॉर्ट टर्म में आने वाले कुछ दिनों में ही 98 रुपए से लेकर 95 रुपए तक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन 105 रुपए का एक इंपॉर्टेंट अभी शॉर्ट टर्म में अनिल जी एक सपोर्ट है, जब तक स्टॉक उसके ऊपर है शायद फ्रेश सेलिंग रुकी रहे। 105 के नीचे मुझे लगता है लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होते हुए नजर आ सकती है। ओके तो ये है 105 के नीचे जाएगा तो रिस्क और बढ़ जाएगी, बाकी तो जितना कमज़ोर है उतना है ही। अब आगे और कमज़ोर कितना होगा देखा जाएगा। आइए तब तक जल्दी से बाजार के आज कल के ट्रिगर्स पर डाल देते हैं नज़र। कुशल, कल का सबसे बड़ा ट्रिगर बताइए। आज का नहीं, कल का। कल का सबसे बड़ा ट्रिगर G7 समिट। उससे क्या फर्क पड़ता है हमें, वो चलती रहती है। फ्राइडे। हाँ एग्जैक्टली, ये जो आप पे हम पे असर डाले वो सबसे बड़ा ट्रिगर है। शुक्र है कल शुक्रवार है, बाकी ट्रिगर्स भी अगर आपकी इच्छा है तो बता दीजिए। 100% सर। तो यहाँ पर ट्रिगर्स में SBI के तो नंबर्स आ ही चुके हैं, साथ ही ITC इसके नंबर्स आने बाकी हैं। नजर रखिए F&O स्पेस से बाटा, कॉनकोर, रामको सीमेंट्स, GNFC, यूनाइटेड स्पिरिट्स समेत इंटरग्लोब एविएशन और PI इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कल के दिन में भी अर्निंग्स हेवी डे रहने वाला है। निफ्टी से JSW स्टील, NTPC और पावर ग्रिड अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही F&O स्पेस से कई कंपनियां हैं, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, ग्लेनमार्क फार्मा, एबट इंडिया, अल्केम लैब, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। JSW स्टील तो नतीजों के साथ साथ QIP या अन्य ऑप्शंस हैं उसके जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करते हुए दिखेंगे। हिंदुस्तान कॉपर भी नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और QIP के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार करेंगे। वेदांत फैशंस, ये ऑफिस इसका रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ दिखेगा। साथ ही HDFC AMC जो है एक नई न्यू फंड ऑफरिंग लॉन्च करेंगे। HDFC डिफेंस फंड के हिसाब से ये भारत का सबसे पहला म्यूचुअल फंड होगा जो कि डिफेंस सेक्टर पर फोकस करेगा। IPO के लिहाज से नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। साथ ही एक्स डेट है फाइनल डिविडेंड और अंतरिम डिविडेंड जो कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रेन इंडस्ट्रीज ने दिए थे। RBI की भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। सरकार को ये डिविडेंड पे आउट को लेकर इस पर विचार करते हुए दिखेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि G7 समिट ये कल से शुरू हो जाएगा और ये 21 मई तक यानी कि जो G7 समिट है 19 से 21 मई तक जारी रहेगा। US के लिहाज से फेड चेयरमैन पॉवेल साहब एक पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिखेंगे। और शनिवार यहाँ पर निफ्टी से डिविज लैब और F&O स्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और MCX इनके भी नंबर्स आएंगे, तो इन पर फोकस करना है। इनका रिएक्शन आपको मंडे को आता दिखेगा। तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स ये हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस तक कहां कहां आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है, किन कारणों से, वो हमने जान लिया। अरमान, अब आपकी बारी, जरा बताइए खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिख सकता है एक्शन।
जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत खबरें हैं पर उसके पहले नतीजे हैं, जिसमें नतीजों में सबसे दिग्गज एसबीआई के नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो हमारा अनुमान था उससे आपको बेहतर नतीजे आए हैं। एनआईआईज में लगभग आपको 30% के आसपास की बढ़ोतरी दिखी है। एनपीए प्रोविजंस देखिए, वहां पर भी घट कर आते हुए दिखे। आप भले उसको क्यू देखिए या फिर वाई देखिए। अगर आप बात करें वाई की, लगभग 60% 61% के आसपास के प्रोविजंस घट के आए हैं। मुनाफा जो था, हमारा अनुमान था लगभग 14,800 करोड़ का, और मुनाफा जो आया है 16,700 करोड़ के आसपास का जो है मुनाफा था दिखा है, तो वहां पर भी बीट है। जीएनपीएस जो हमारा अनुमान था, घटने का ही अनुमान था, 3.1% से गिरकर 2.9% का अनुमान था, पर आए हैं 2.78%, तो वहां पर भी आपको है इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ज़ायडस लाइफ साइंस, यहां पर अगर आप देखें तो मुनाफे में लगभग 25% के आसपास की गिरावट है। आय 30% बढ़ी है, और अगर आप मार्जिन देखेंगे, मार्जिन भी बढ़कर आए हैं, तो मार्जिन भी बढ़े हैं, आय भी बढ़ी, पर मुनाफा घटा है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप देखें एक मुश्त घाटा आता हुआ दिखा है 601 करोड़ का, उसके चलते आपको दिख रहा है मुनाफे में जो है कटौती आती हुई दिख रही है। क्लीन साइंसेज, यहां पर अगर आप बात करें, मुनाफा लगभग 30% 29% के आसपास बढ़ा है। आय लगभग 6% बढ़ी है, और मार्जिन भी अगर आप देखें तो अच्छे खासे बढ़कर आते हुए दिखे हैं। 41% से बढ़कर लगभग 48.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। पीएसपी प्रोजेक्ट्स, मुनाफे में लगभग 16% के आसपास की कटौती है। आय हालांकि 33% के आसपास बढ़कर आई है, क्योंकि मार्जिन में आपको बड़ा कट दिख रहा है, 15.9% से गिरकर लगभग 11% के आसपास आते हुए दिखे हैं। खबरों में एसबीआई कार्ड्स और पेटीएम पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेटीएम का एसबीआई कार्ड के साथ करार किया है, और ये जो करार किया है वो रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जो है करार किया गया है। और अंत में कुछ 2 ब्लॉक डील्स है, जिसमें बीएलएस इंटरनेशनल लगभग 3.4% इक्विटी के सौदे हुए हैं, 1.4 करोड़ शेयर्स, और भारतीय एयरटेल लगभग 25 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरों वाले शेयर, जहां पर आज है भरपूर एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते आगे, और क्लोजिंग शो का पहला बिगुल है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मेरे पास सेल साइड का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक के अंदर कल से ही ऊपरी लेवल से दबाव है। स्टॉक का जो सेल साइड का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है, उसका अभी भाव चल रहा है 206 रुपया फ्यूचर्स के अंदर, 206। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर सेलिंग प्रेशर है। टाटा पावर कल भी ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया। टाटा पावर आज भी सुबह से दबाव दिखा रहा है। लास्ट 2-3 दिनों के लो लेवल से ये ब्रेक कर रहा है। टाटा पावर में मेरे को लग रहा है कि यहां से 7-8 रुपए का फॉल देखने को मिलेगा। 211 212 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 212 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 200 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 197 रुपए का। 200 और 197 ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए टाटा पावर में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 2 से 3 दिनों के। पार बेच के चले 212 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट नीचे 200 और फिर 197 तक का लेवल दिख सकता है। बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू नेहा। रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक वीकनेस है आज, सेलिंग देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि डीएलएफ में कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। नंबर्स के बाद एक अच्छी तेजी बनी थी। यहाँ पर मुझे लगता है कि एसटीबीटी लिया जा सकता है। 460-461 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं फ्यूचर्स में। यहाँ पर बिकवाली करेंगे। 466 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। लोअर साइड पे 452 रुपए का पहला टारगेट, 447 रुपए का दूसरा टारगेट। डीएलएफ के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है नेहा। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट टूटते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लॉन्ग्स हैं वो ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर डीएलएफ में देखने को मिल सकता है। शॉर्ट्स फाइनल ट्रेड का डीएलएफ बेच के चलने की सलाह है। 466 का स्टॉप लॉस, 452 447 तक का टारगेट आपको डाउनसाइड में डीएलएफ के फ्यूचर्स में मिल जाएगा। इसी बीच अरविंद के नंबर्स कुछ समय पहले जारी हुए हैं, वो जरा एक बार स्क्रीन पर ले आते हैं और उसको जरा देख लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स यहाँ पर जारी हुए हैं। अरविंद, वैसे तो अभी स्टॉक हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5% की कमजोरी यहाँ पर दर्ज हुई है। कंसो मुनाफे पर नजर डालिए, बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है, 97 करोड़ के पास का फिगर कंसो मुनाफा वाई आधार पर निकल कर आया। कामकाजी मुनाफा है ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। मार्जिन पर देखिए, मार्जिन में हालांकि गिरावट दर्ज हुई है, 10.2% के पास यहाँ पर मार्जिन घटकर आती हुई वाई आधार पर देखा जाए। आधे % की कमजोरी इस समय अरविंद में दिखाई दे रही है। सुमित जी, अरविंद इस समय क्या सलाह होगी चार्ट्स पे? देखिए, इसका रिजल्ट का लग रहा है थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव दिखाया है। अच्छा खासा ऊपर में डे हाई लगाया था 119 रुपए 60 पैसे का, वहां से अभी 8 रुपए की 9 रुपए की गिरावट आई है।
अभी जो स्टॉक का नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 106 107 बनेगा इसका बढ़िया सपोर्ट। उसके नीचे फिर जो ये पैटर्न ब्रेकआउट था वो फेल हो जाएगा। जब तक ये 106 107 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक एक बार इसके अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर में 113 114 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे इसके अंदर फ्रेश अप मूव बनेगा। 106 107 इसका अभी इमीडिएट नीचे में सपोर्ट है। 107 का सपोर्ट है, 114 के पार निकले तभी कोई फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। नंबर्स आने के बाद हम देख रहे हैं प्रेशर में स्टॉक आता हुआ और एकाएक यहां पर गिरावट ही देखने को मिली है। इसी बीच निफ्टी के गेनर्स पे नजर डाले, बजाज फाइनेंस सुबह से अपने आप को टिकाए हुए है, हालांकि ऊपरी स्तरों से कुछ ट्रिम डाउन यहां पर प्रॉफिट जरूर होते हुए दिखाई दिया है। कुणाल जी, बजाज फाइनेंस इस समय क्या सलाह होगी? देखिए नेहा, जिस तरह का स्ट्रक्चर है लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और पहले नीचे के लेवल्स पर हमने इस पर खरीदारी की भी राय दी, उसके बाद इसमें एक अच्छा मूव बना। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। अभी भी स्टॉक पे स्ट्रेंथ है। एक कंजेशन जरूर 6800 के आसपास नजर आता है। ये लेवल्स पार होंगे तो मुझे लगता है यहाँ पर 7200 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर डबल बॉटम पैटर्न बने हुए हैं, तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने की राय। ओके, तो पोजीशन है तो होल्ड करें, ये राय आपके लिए बजाज फाइनेंस पर। आइए बढ़ते आगे और एक इंटरेस्टिंग खबर की तरफ करते हैं फोकस। अगर किसी ब्रोकर ने गारंटीड रिटर्न स्कीम में पैसे लगाए तो आगे चलकर आपका पैसा फंस गया तो एक्सचेंज से कोई हर्जाना नहीं मिलेगा, भले ये सौदा आपने एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर किया हो। ये एक बेहद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता हुआ दिखा। इसको लेकर एक कोई बड़ा मामला भी हुआ है, उस पर एक फैसला भी आया है। तो इसकी पूरी डिटेल्स लेकर ब्रजेश हमारे साथ इस वक्त तैयार हैं। ब्रजेश, बताइए क्या है मामला और क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल। अभी तक जो नियम कहते हैं कि अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे किसी क्लाइंट का सौदा हुआ है, एक्सचेंज को हर्जाना देना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि वो ट्रांजैक्शन शैम ट्रांजैक्शन ना हो, फर्जी ट्रांजैक्शन ना हो, दिखावे के लिए ना किया गया हो। लेकिन सैट ने एक ऑर्डर दिया है, सैट का अभी हाल ही में एक आदेश आया है जिसमें ये अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग जो फंस गया था उसका एक क्लाइंट था, उस क्लाइंट के मामले में सैट ने यह आदेश दिया है कि अगर किसी गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम ब्रोकर ने दी थी और निवेशक ने वहां पैसे लगाए थे तो भले ही एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन दिखाया गया हो, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है एक्सचेंज का, उससे कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। तो अपने आप में ये एक समझने की ज़रूरत है कि भले ही कितना भी लालच वाली स्कीम हो, अगर ब्रोकर के पास पैसा फंस गया तो गारंटी रिटर्न स्कीम वाले क्लाइंट्स को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा एक्सचेंज से। अब कैसे ये समझा गया? एक्सचेंज ने जब ये फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग का, तो वहाँ पर ये पाया गया कि जो 2 स्कीमें बना रखी थी, एक गोल्ड और एक प्लेटिनम स्कीम अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग में, वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स में इन क्लाइंट्स के नाम थे, 14 क्लाइंट्स के नाम थे जिन्होंने ये इस तरह की स्कीम में सब्सक्राइब किया हुआ था। तो इस स्कीम को आधार मानते हुए, इस फॉरेंसिक ऑडिट को आधार मानते हुए सैट ने कहा कि उनको मुआवजे का हक नहीं है। ओके, तो अनुग्रह स्टॉक वाले मामले में गारंटीड रिटर्न की स्कीम थी और शायद इन्वेस्टर्स का ये कहना था कि हमने तो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे सौदा किया तो एक्सचेंज की बिल्कुल। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नोट भी दिखाया, कॉन्ट्रैक्ट नोट भी पेश किया गया बतौर सबूत के तौर पे कि ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमारा है और हमने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे सौदा किया है। लेकिन जो फॉरेंसिक की फाइंड थी और जो फाइंडिंग थी और जो कॉन्ट्रैक्ट नोट पे भी DAS करके लिखा था, यानी डेरिवेटिव एडवाइजरी सर्विसेज, और डेरिवेटिव एडवाइजरी सर्विसेज का मतलब फॉरेंसिक में ये पाया गया कि ये 12% के रिटर्न वाली स्कीम्स थी और एक्सचेंज और सेबी के रेगुलेशन इस तरह की किसी गारंटीड रिटर्न की स्कीम में निवेश पर को सही नहीं मानते हैं और कोई ब्रोकर ऐसी स्कीम नहीं दे सकता, इसलिए ये हकदार नहीं है एक्सचेंज से क्लेम लेने के लिए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ है और इस पर आगे आप अपना ध्यान जरूर रखें। तो ये एक एक्सचेंजेस से गारंटीड स्कीम के मामले में हर्जाना नहीं मिलेगा, ये सैट का ऑर्डर आपके लिए आता हुआ। ओके, आइए बढ़ते आगे और कुछ और नतीजे आने की तैयारी में है और नतीजों के लिहाज से बचे हुए समय में काफ़ी FNO स्टॉक्स के नंबर्स बैक टू बैक आने को तैयार हैं, लेकिन इस बीच थोड़ी सी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। बाजार निचले स्तरों पर आते हुए दिख रहे हैं दिन के लो पॉइंट पर और निफ्टी अब 18,150 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा। आइए अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर।
वागले सर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा जी। बेचना है टाटा स्टील। मुझे लगता है मेटल्स में अभी भी उतनी गिरावट आई नहीं है जितनी आनी चाहिए। जो बाकी के स्टॉक्स गिरे हैं फार्मा वगैरह के कुछ, तो टाटा स्टील 105 रुपये 50, 105 रुपये 80 पैसा है। मुझे लगता है ये 100 रुपये तक जाना चाहिए बाय एंड ऑफ मतलब आज और कल के दिन में। 108 का स्टॉप लॉस, 100 का टारगेट, टाइम फ्रेम आज और कल, शायद कल फर्स्ट हाफ में ही मिलना चाहिए। ओके, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील में गिरावट का अंदेशा, 100 तक का टारगेट नीचे दिखाई दे रहा है। 108 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। नंबर्स बहुत सारे आ रहे हैं। इसी बीच कंटेनर कॉर्प, एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हमने देखा निचले स्तरों से यहाँ कुछ रिकवरी दिखी है। यहाँ पर एस्टिमेटेड है कि रेवेन्यूज में, एबिटा में वृद्धि देखने को मिलेगी, साथ ही मार्जिन पैट पर भी को लेकर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि बढ़त हासिल होगी। कुणाल जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन सर, इस समय क्या सलाह होगी? नेहा, कंटेनर कॉर्पोरेशन के चार्ट पर अगर आप निगाह डालें तो इस स्टॉक पे एक अच्छा बेस बना नीचे के लेवल्स पर, और मुझे लगता है कि बेस अभी भी कायम है। ये बात ज़रूर है कि पिछले 2-3 सत्रों से हम इसमें कुछ सुस्ती देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड में कोई तब्दीली नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बेस बन चुका है। स्टॉक थोड़ा समय लेगा, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है ये स्टॉक भी 725, 740 के लेवल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। तो गिरावट में इसको खरीदें और थोड़ा पेशेंस रखें। तो मुझे लगता है 720-25 के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। डिप्स में बाय किराए 720, 725 तक के अपसाइड टारगेट के लिए करें कॉन्कॉर में खरीदारी। हिमांशु जी के लिए एक बिगुल, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताइए। जी, बिकवाली करनी है कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में। 296 रुपये 50 पैसे, 297 रुपये के आसपास के करंट लेवल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कैनरा बैंक पहला वो पीएसयू था, पीएसयू बैंक था जो सबसे पहले कमजोर होता हुआ नजर आया, और आज एसबीआई के नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि ये जितने भी पीएसयू बैंक थे, चाहे एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा, सब में एक वीकनेस और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरा मानना है जो कैनरा बैंक की करेक्शन है वो भी सिर्फ हाफ हुई है, और यहाँ से आज जो एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, इसके बाद इसकी जो करेक्शन है वो स्टॉक को 285, 288 रुपए तक ले जाने का पोटेंशियल रखती है। तो कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 301 रुपए का। पहला टारगेट रहेगा 290 रुपए, दूसरा टारगेट 286 रुपए का, और ये दोनों टारगेट 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह। ओके, कैनरा बैंक यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही एसबीआई भी आप देखिए जो नतीजों के बाद जिस तरह से कमज़ोर हुआ है। सारे सरकारी बैंक और बैंक निफ्टी पर भी ये दबाव बनाता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी दिन के लो पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है, 43,800 के लेवल को तोड़ चुका, 43,750 के आसपास डे लो पर है, और निफ्टी भी डे लो की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आखिरी 1 घंटे में जब हम जा रहे हैं तो एक्सपायरी सुबह अनबिलीवेबल थी, अब अनबियरेबल हो गई। हाँ, तो मतलब दोनों तरफ, यही मार्केट की बड़ी खासियत है कि दोनों तरफ के मूव आपको इस तरफ इतने तेजी से आते दिख रहे हैं कि पूछे मत। तो ये होता हुआ दिख रहा है। आइए, एक्शन तो भरपूर है ही। रैमको सीमेंट, इसके नतीजे आने वाले हैं और इन नतीजों पर कर लेते हैं फोकस। एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह का अनुमान है इन नतीजों को लेकर। अरमान बताएं। जी बिल्कुल सर, आय की बात करें तो यहाँ पर कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो आय में लगभग 22% के आसपास की ग्रोथ होगी। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो वॉल्यूम्स ग्रोथ है वो वहाँ पर आता हुआ दिखेगा, वाई लगभग 30% के आसपास, और क्यू अगर आप देखेंगे तो 17% के आसपास की ग्रोथ आती हुई दिखेगी। अब ये वॉल्यूम ग्रोथ के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो नई कैपेसिटी एडिशन हुई है उसके चलते जो है ये वॉल्यूम ग्रोथ से सहारा मिल रहा है, और इसीलिए अगर आप देखें तो आय में भी सहारा मिल रहा है। आय लगभग 22% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। पर अगर वॉल्यूम ग्रोथ वाई 31% बढ़ रही है और आय अगर सिर्फ 22% ही क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि रियलाइजेशन हो सकता है आपको, रियलाइजेशन अगर सिर्फ क्यू अगर आप बात करें तो वो लगभग 3.5% गिरने का अनुमान है। इसी के चलते आपको दिखेगा कि जो कामकाजी मुनाफा है, कामकाजी मुनाफा लगभग 1% के आसपास ही बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि मार्जिन्स पर इंपैक्ट लग रहा है। जो 17.3% के मार्जिन है वो गिरकर लगभग 14% के आसपास जो है आने वाले हैं। और अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें, वहां पर मैं बोल रहा हूं कि 1% के आसपास की बढ़त है, पर अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफा आपको लगभग 33% गिरेगा, क्योंकि उसका रीजन ये, क्योंकि कैपेसिटी एडिशन अगर हुआ है तो ज्यादा डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट के चलते आपको दिखता हुआ दिखेगा कि मुनाफे पर इसका जो है दबाव आता हुआ दिखे। तो ओवरऑल अगर आप देखें आय और आपको वॉल्यूम अच्छी ग्रोथ दिखेगी, मार्जिन्स में वाई आपको इंपैक्ट आ सकता है, और रियलाइजेशन में भी आपको थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है, और क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा बढ़ेगा तो मुनाफे में आपको ज्यादा गिरावट आती हुई दिखेगी। ओके, तो रैमको सीमेंट पर वो प्रीव्यू हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन नतीजों से पहले हम देख रहे हैं स्टॉक दिन के निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ। वागले सर, रैमको सीमेंट कोई सलाह?
नेहा जी एक्चुअली 1 से 2 दिन पहले रैमको सीमेंट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दी थी। इनफैक्ट कल ही इसने एक ब्रेकआउट दिया था जो फेल हुआ है आज के माहौल में, लेकिन ये कहते हुए यहाँ पर बेचना नहीं है क्योंकि ये सपोर्ट एरिया के आसपास है। अभी 770 का करंट भाव है, मुझे नहीं लगता ये 760 ब्रेक करेगा। 760 780 ये रेंज में रेंज बाउंड होगा। ये आज जो गिरावट है ये मार्केट के साथ वाली गिरावट है। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेज के नंबर्स आ जाए और यहाँ पर हमने देखा कि रेवेन्यू के फ्रंट पर देखा जाए बेटर देन एस्टिमेट्स और कंसो प्रॉफिट हालांकि एस्टिमेट से कुछ कमजोर ही यहाँ पर दर्ज हुआ। दिन के निचले स्तर के पास ही जाइडस लाइफ इस समय दिखाई दे रहा है। सुमित जी, आपकी सलाह क्या होगी इस समय? नया जाइडस लाइफ के अंदर मेरे को लग रहा है कि एक बार लॉन्ग अवॉइड करें। जाइडस लाइफ में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, ऊपरी लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है जिसमें 20 से 25 रुपए का फॉल जाइडस लाइफ में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 522 521 के आसपास है, ये लेवल ऊपर में टूटेंगे तभी इसमें फ्रेश बाय बनेगा, नहीं तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, अवॉइड करने की रिकमेंडेशन फिलहाल जाइडस लाइफ साइंस को। एक बार सीईएससी पर नजर डाल लेते हैं। 4.25% की स्ट्रेंथ यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है, 72 के पास है ये स्टॉक। कुणाल जी, सर सीईएससी दिन के उच्चतम स्तर से थोड़ा सा ट्रिम डाउन हुआ है इसके गेन्स, क्या सलाह होगी इस समय? देखिए बहुत अच्छा चार्ट में चेंज आता हुआ यहाँ पर नजर आया है। नेहा, पहले ये स्टॉक काफी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहा था और अब इसमें हम देख रहे हैं कि नीचे के लेवल्स पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इसमें वापस से ट्रैक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है 70 के आसपास एक सपोर्ट अब स्टैब्लिश हो गया है। तो 70 के स्टॉप लॉस से जिनके पास पहले की पोजीशन है बने रहे। स्टॉक थोड़ी ताकत दिखाता है, 75 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसमें नई खरीदारी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर और गिरावट में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 75 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो भी बाय कर सकते हैं। गिरावट में भी करें खरीदारी और आज बढ़िया मजबूत एक्शन दिखा रहा है। वैसे जैन साहब और जैन साहब से ज़्यादा सेठी साहब के रडार पे भी रहता है, ट्रैक पर रहता है। एक बार जैन साहब भी साथ में ही, जैन साहब से भी राय ली जाए। जैन साहब बताएं सर। सीएससी बात सही है, सेठी साहब ज्यादा देते हैं, मैं थोड़ा इसको कम कवर किया हूं, बट एक बार जरूर से दिया हूं। और इसमें देखिए पावर स्टॉक्स और यूटिलिटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा कोई अच्छा तो नहीं कर रहे हैं। और ये स्टॉक देखिए मैंने 80 के लेवल्स पे दिया था वेरी फ्रैंकली, और वहां से ये टूटा ही है। टेक्निकली मतलब कोई मजबूत नहीं है, बट फंडामेंटली मुझे सस्ता लगता है। और कैलकाटा की मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, अच्छा ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, तो पी मल्टीपल वाइज, डिविडेंड यील्ड वाइज, सो इसको इन टोटलिटी देखना पड़ेगा, डिविडेंड यील्ड के साथ देखना पड़ेगा। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें, और जिनको लेना है वो शायद ले भी सकते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पे एक अच्छा बाउंस आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है 80-85 के लेवल्स पे। ओके, ये आपके लिए सीईएससी पर है। एक मिनट, जब जैन साहब बोल रहे थे मेरी नज़र एकदम हिमांशु जी पे पड़ी। जरा हिमांशु जी, हाँ सबको, अरे जैन साहब जरा हिमांशु जी को बताइए, आज थर्सडे फ्राइडे कल है, कल छुट्टी पर हिमांशु जी कल छुट्टी पर तो नहीं? एक तो क्या है, बंसल जी जिस दिन पैनल पे नहीं होते ना तो उस दिन बहुत मतलब किसी पे कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला आदमी नहीं रहता। जैसे बंसल जी होते तो तुरंत ही ऑब्जेक्शन ले लेते हैं और ठीक है कि आज खाली शर्ट में कैसे। तो अब बंसल जी के एब्सेंस में ये ऑब्जेक्शन लेने की जिम्मेदारी कुणाल जी पर जाती। कुणाल जी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लीजिए प्लीज। अनिल जी देखिए, मैं इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा। अनिल जी, मैं हिमांशु जी को ये कहूंगा, अनिल जी कल भी वो टी शर्ट पहने, थोड़ी रंगारंग टी शर्ट पहन के कल प्रस्तुत हों। तो अनिल जी आज जो उन्होंने पहना है वैसे वो कल का परिधान है, लेकिन कल वो एक स्टेप आगे बढ़कर अनिल जी रंगारंग टी शर्ट पहन के हाजिर हो। और रंगारंग क्या फूल पत्ती वाला पहनेंगे? सात के 7 कलर तो इसमें दिख रहे हैं, पूरे के पूरे एकदम फर्स्ट क्लास में। तो एकदम मुझे लगा कि या तो शादी में कोई खाना वाना अटेंड करने जा रहे हैं या करके आ रहे हैं, ऐसा एकदम मुझे लगा। बट कुछ भी हो, चमक रहे हैं, ये बात पक्की है। बढ़िया है, वेरी नाइस। ओके, और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है आज और कमज़ोर भी होता दिख रहा है वो है इंडिगो, इंटर ग्लोब एविएशन। 2% स्टॉक नीचे, दिन की निचले स्तरों के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। किसी भी वक्त नतीजा आने की है तैयारी में। सो आए उससे पहले कुशल से जान ले हम, कुशल कैसे रहेंगे रिजल्ट जरा बता दीजिए। सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर असेसमेंट किया हमने, जैसे कि हम देखते हैं इसके नंबर्स, और नंबर्स कमज़ोर साइड पर इशारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनी विच वेज आप देखिए
पिछली जो तिमाही थी यानी कि Q3 वो ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन था, तो वहाँ पर रिलेटिवली आपको ज़्यादा एयर ट्रैफिक, ज़्यादा ऑक्यूपेंसी लेवल रहती थी। और पर यहाँ पर जैन से मार्च के बीच में जिस तरह का ऑक्यूपेंसी रहा है, जो पैसेंजर लोड फैक्टर है 80% पर, यहाँ पर 85.1% पिछली तिमाही में था और 80% PLF होने से कंपनी की आय करीबन 8% गिरकर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ पर 13,736 करोड़ पर आ सकती है। जहाँ तक एबिटा का सवाल है, जो ऑपरेशनल इनकी अर्निंग्स है वहाँ पर भी 21-22% की गिरावट के साथ 2,652 करोड़ ये हम अनुमान एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और कंपनी की मार्जिन्स भी 22.8% पिछले तिमाही में थी, इस तिमाही में 19.3% Q4 में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मुनाफे के लिहाज से आप देखिए करीबन 38-39% की गिरावट रह सकती है। एंड लार्जली आपको इसमें ये देखना है कि ऑब्वियसली कच्चा तेल का तो यहाँ पर बड़ा फ़ायदा मिल ही सकता है इनको, पर साथ साथ जो पुराने एयरक्राफ्ट्स की रिप्लेसमेंट है उसको लेकर बड़े सवाल काफ़ी अन्य एयरलाइंस के लिए भी खड़े हुए हैं। तो उसको कंपनी उसको लेकर क्या कहती है, जो एयरबस और जो अन्य इनकी कंपनियों के इन्होंने बोइंग के ऑर्डर्स दिए हैं वहां पर कैसी रिप्लेसमेंट्स आती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड डोमेस्टिक ट्रैफिक आगे के लिए क्या आउटलुक है ये भी आपको फोकस में रखना है। बट लार्जली अगर आप क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो नंबर्स कमज़ोर ही दिख रहे हैं। कमजोर नंबर दिखने की आशंका है और इस कमजोर नंबर के पहले ही स्टॉक कमजोर होता दिख रहा है। सुमित जी को चार्ट्स पढ़ने हैं और पढ़कर हमें बताने हैं। सुमित जी 2270 क्या ट्रेड बनेगा? अनिल जी, ये स्टॉक में आज ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। सुबह ये मजबूत था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने को आया, मार्केट बंद होने को आया, वैसे वैसे ये स्टॉक नेगेटिव की तरफ आने को है और स्टॉक अभी कल का लो ब्रेक कर चुका है। तो स्टॉक के अंदर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और 2210 रुपए तक के लेवल इंटरग्लोब इंडिगो के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसमें फ्रेश तेजी बनेगी जब ये 2300 के ऊपर सस्टेन करेगा। जब तक ये 2300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो आप मान के चले कि 70-80 रुपए का फॉल इंडिगो के अंदर यहां से देखने को मिल सकता है। ये है आपके लिए इंडिगो 70 से 80 रुपए का फॉल आने की संभावना यहाँ से भी दिख रही है। ओह, जैसे जैसे दिन ढल रहा है। अच्छा सुमित जी, दिन ढलना शुरू हो गया, हमें पता नहीं चला। हमें तो लगा कि अभी तक तो दोपहर और मतलब ज़्यादा गर्म तेज जैसे हो रहे, आपके यहाँ शुरू हो गया दिन ढलना? अनिल जी, जैसे शाम को 6 बजे के बाद दिन ढलना चालू होता है, 7 बजे तक दिन ढल जाता है। हाँ। तो दिन जब हम लाइव जी रहे होते हैं तब वो टाइम काम आता है। हाँ। और जब शेयर मार्केट की लाइव जी रहे होते हैं तब 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ओहो, अच्छा, मार्केट का दिन 2 बजे से ढलना शुरू हो गया। ओके, कुणाल जी आपको कुछ विशेष सलाह देना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी, मुझे तो लगा अनिल जी सुमित जी आज कुछ फिलोसफिकल दर्शन की बातें कर रहे हैं। अनिल जी जिस तरह ढलने की बातें कर रहे थे, जीवन ढल रहा है ऐसा लग रहा था। बाद में उन्होंने बाजार से जोड़कर अनिल जी संभाल ली बात को। फिलोसफी की बातें तो करनी पड़ेगी ना। आज सुबह जो पता चल गया ना, फोन किसी और का आ रहा है ना। खुद ने एक्सेप्ट किया है। तब से एकदम फिर सारी फिलोसफी याद आ जाती है आदमी को। तो चलिए, बढ़िया। श्रीकांत जी भी हमारे साथ है और उसके बाद सेठी साहब भी। तो आइए पहले सेठी साहब से एक बार जल्दी से मुलाकात कर ली जाए। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, 2 स्टॉक है रोज की तरह, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करने की सलाह। फरमाएं सर। पहला अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है एक शुगर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जो अभी 268 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। पहले टारगेट देता हूँ 285 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट, 260 का स्टॉप लॉस। ये एक इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी है जिसमें शुगर की कैपेसिटी है 61,000 TCD, फिर पावर की कैपेसिटी है 105 मेगावाट और एथेनॉल की कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी है 660 किलोलीटर पर डे, जो अब मार्च 2024 तक 1110 किलोलीटर पर डे हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी के पास पावर ट्रांसमिशन, फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इस तरह के कारोबार भी है। इस कंपनी ने डी बॉटलनेकिंग और मॉडर्नाइजेशन किया है, जिसकी वजह से इनका जो शुगर का प्रोडक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। बाकी हम देख रहे हैं इंटरनेशनली रोज शुगर के प्राइसेस मल्टी मंथ हाइस पे है। फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी शुगर के प्राइसेस काफी रोबस्ट है, तो उसका एक फायदा हमने शुगर कंपनीज के नतीजों में इस क्वार्टर में देखा। बाकी एथेनॉल की स्टोरी अपनी जगह है, सरकार का पूरा सीरियस फोकस है एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर, तो उसका फायदा मिल रहा है। और इस कंपनी ने अपना एक ब्रांड IMFL मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर अल्कोहल के क्षेत्र में भी कदम रखा है। एक इनका IMFL आता है, तो उसके कारण इनके मार्जिन भी सुधरने चाहिए। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%,
फिर FIS भी अराउंड 12% स्टेक ओन करते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से इस तिमाही में शुगर कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, इस कंपनी के अभी नतीजे आने बाकी है। और स्टॉक में सबसे अच्छी बात है कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट आई है, फिर ये कंसोलिडेशन के बाद चलने को वापस तैयार है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह 285 के टारगेट के लिए 260 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय त्रिवेणी इंजीनियरिंग में खरीदारी करने के पहला स्टॉक। दूसरा सर, आज का दूसरा स्टॉक है अनिल जी ग्रीव्स कॉटन, जो अभी 152 के लेवल्स पे है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 165, स्टॉप लॉस है 147। ये कंपनी डीजल इंजन बनाने के लिए जानी जाती है, जो कि ऑटो सेक्टर के लिए तो बनाती है, इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट्स है, फिर आपके माइनिंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन सब के लिए भी डीजल इंजन बनाती है। बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पियाजो, इन सब के लिए इंजन का कारोबार है। बाकी कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारोबार में एक सीरियस फोरे है। इन्होंने एक एम्पियर व्हीकल्स नाम की कंपनी को एक्वायर किया। फिर इस साल इन्होंने 6 नए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के मॉडल्स लॉन्च करे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एक बड़ा फोकस है कंपनी का, उसके कारण मुझे ये स्टॉक अच्छा करता लग रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो सेगमेंट है वो अच्छा कर भी रहा है। सरकार ने जो स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस करी है उसका भी फायदा है। और बाकी हाल ही में इसके नतीजे आए मार्च तिमाही के, बहुत ही दमदार नतीजे थे। 29 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 18 करोड़ का पैट था। और बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। फिर FIS भी अराउंड 8 से 9% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से करेक्ट होया हुआ है, 152-53 के लेवल पे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 165 का टारगेट, 147 का स्टॉप लॉस। ओके, सेठी सर की तरफ से 2 रेकमेंडेशन, त्रिवेणी इंजीनियरिंग खरीद के चले 285 के टारगेट के लिए, और ग्रीव्स कॉटन 165 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टॉप लॉस 147 का। लेकिन 2:30 बज चुके हैं और सर आपकी स्ट्रैटेजी रेडी यार आप बस बिगुल बजाइए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार बताइए। हाँ, और जो आपको बताना सब बताइए। ठीक है सर, तो बिगुल सर के लिए 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का। सर डाउ फ्यूचर्स ऊपर से नीचे आ गया है, 40-41 पॉइंट्स ऊपर था जब हमने शो की शुरुआत की थी, अब बिल्कुल फ्लैट हो गया, सारे गेन्स ट्रिम कर दिए हैं इसने। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर 17 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स हैं ये होल्ड आउट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 से 1.5% तक की स्ट्रेंथ यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। कच्चा तेल है नीचे, जितनी रिकवरी आज दिखानी थी उसके बाद अब नीचे आ गया है। डॉलर इंडेक्स फर्राटा रफ्तार से ऊपर जा रहा है और रुपया है वो ऑलमोस्ट 2 महीने के निचले स्तर पे चला गया है। तो पहले क्या चीज़ सुनना चाहेंगे आप, अच्छी वाली या खराब वाली? अच्छी वाली। अच्छी वाली, ठीक है। तो अच्छी वाली ये कि निफ्टी थोड़ा सा ओवर सोल्ड सिचुएशन में दिख रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वीकली एक्सपायरी का दिन 0.7 के नीचे पुट कॉल रेशियो है। वैसे तो 0.55 0.6 पर जाकर ओवर सोल्ड होता है, लेकिन इंट्राडे में तो थोड़ा नीचे आ भी जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कॉल राइटिंग अच्छी खासी होकर रखी है, हल्का है मार्केट, ये एकमात्र अच्छी चीज़ है बस। हाँ बस। बाकी खराब चीज़ ये कि 18,300 पर कॉल राइटिंग दबा कर हुई है, 2.5 करोड़ शेयर की हुई है, वो भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, बहुत दूर है। 18,200 पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट पर था 1,65,00,000 शेयर का, उसके भी नीचे आ चुका है बाजार। तो मतलब आज अब आपके लिए आखिरी 1 घंटे में समस्याएं ज़्यादा है, ठीक है, दिक्कत है, नो डाउट, ठीक है। तो इसलिए 18,200 को पार करके टिकना आपके लिए बहुत ज़रूरी है 3 बजे तक, प्रिसाइजली 18,215। अगर उसके ऊपर निकल कर नहीं टिके तो फिर आपके लिए आखिरी 1 घंटे में थोड़ी समस्याएं बढ़ेगी, तब आप कहीं न कहीं 18,050 से 18,125 की रेंज तक पहुंचेंगे, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है। डेटा थोड़े से ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, तो कॉल राइटिंग दबा कर हुई है और ये कॉल राइटिंग नीचे की तरफ ले जा सकती है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये, सो ऊपर में 18,200 225, नीचे 18,050 18,125, इस रेंज में जाकर सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ है। अब आइए बैंक निफ्टी, 44,000 पर ही पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और आप पिछले काफ़ी समय से 44,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आज का लो तोड़ने के बाद आप नीचे में वापस से 44,675 575 43,000, हाँ सॉरी 43,000, तो 43,000 आज 43,750 के आसपास का लो है। उसके नीचे जाने पर 43,600 43,500 की रेंज तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो आखिरी घंटे में थोड़ा प्रेशर बैंक निफ्टी पर भी बढ़ सकता है, ये दिख रहा है, क्योंकि 44,000 पर कॉल राइटिंग तो 1,32,00,000 शेयरों की है, पुट राइटर 81 लाख शेयरों की, ये भी रिस्क पर आ चुके हैं, 200 पॉइंट नीचे रिस्क पर है, इसलिए ये। अब आप कहें तो एक बिगुल कल के 2000, कल के 2000 का नहीं, या आज के 2000 का ही
जनरली दोपहर के शो में कल के 2000 का आता है, लेकिन भले आप इसको कल के 2000 का भी बोला, स्ट्रेटेजी आज के लिए ही है। ठीक है सर। सर थोड़ी देर में ना बिल्कुल कोई सा भी बजाओ, कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में सर के आज के 2000 का बिगुल हम बजाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि नंबर्स बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा नंबर आए, पहले नंबर लीजिए। तो नंबर आने वाले हैं, उससे पहले हम एक रिव्यू ले लेते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। तो उसके नंबर्स आने वाले हैं और नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर जरा बताइए कैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड है? नंबर्स तो कमज़ोर आएंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स के कंपनी की आय करीबन 2.5% से इस बार गिरकर आ सकती है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 28% की डी ग्रोथ यहाँ पर भी दिखा रहा है। 306 करोड़ का बाजार अनुमान लेके चल रहा है। मार्जिन्स की बात करें तो 17.5% से घटकर इस बार 12.5% के मार्जिन्स भी आ सकते हैं। मुनाफा देखें तो 140 करोड़ के आसपास आपको नजर आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है 4% ओवरऑल बेसिस पे आपको आते दिखेगा। कंपनी के जो एड स्पेंड्स है वो काफ़ी हद तक इस क्वार्टर में बढ़कर आए, जिसके चलते आपको मार्जिन्स में दबाव दिखने वाला है। एबिटा और मार्जिन्स दोनों ही इम्पैक्टेड रहेंगे इस क्वार्टर में। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े हैं, ग्लास के और जो ग्रेन्स यूज़ होते हैं, उसके चलते भी ग्रॉस मार्जिन्स दबाव में रहने वाले। ओवरऑल ग्रोथ देखे तो कमज़ोर ही रहने वाले। यूबीएल के भी नतीजे हमने देखे थे कमज़ोर आए थे। तो वॉल्यूम पर नज़र रहने वाली है, साथ ही साथ मार्जिन्स पर नज़र रहेगी। वहाँ पर एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है। बड़े फॉल की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और फिलहाल तो यूनाइटेड स्पिरिट्स कुछ स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। हम इस पे एक व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले बिगुल आज के 2000 के लिए सर बताइए। बैंक निफ्टी यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदने की राय है। आज ही की एक्सपायरी का 43,800 का पुट ऑप्शन 40 रुपए के आसपास मिल रहा है। ये हीरो या जीरो के तौर पर खरीद सकते हैं, या इसे आप चाहें तो अगर कम करना है तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दें। 40 रुपए के आसपास ये मिल रहा है, यहाँ खरीदारी कीजिए। 20 का स्टॉप लॉस, 120, 150 और 200, ये 3 टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी का 43,800 का पुट ऑप्शन करना है। 43,800 का पुट ऑप्शन खरीदना है 40 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ का या 0 का स्टॉप लॉस। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करें तो 20 का स्टॉप लॉस रखें, क्वांटिटी कम करें तो 40 का स्टॉप लॉस रखें। 120, 150 और 200 तक के टारगेट के लिए, या जो भी हो 3.25 पर आप अपनी पोजीशन को खत्म कर लें, क्योंकि बाद में हो सकता है पुट इन द मनी भी हो सकता है। बट इन एनी केस, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से निफ्टी पर थोड़ा दबाव है, बैंक निफ्टी पर दबाव, डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ रहा है, और कॉल राइटिंग जिस तरह से होकर रखी है 44,000 की पर तगड़ी कॉल राइटिंग है, ऊपर भी थोड़ी सी कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो 40 रुपये में ये आप इतनी, एक तरह से अगर आप फ्यूचर्स भी शॉर्ट करें तो 40 रुपये की रिस्क होती है। क्योंकि आज के 2000 इसलिए कहा कि आज ही का है, तो हाँ, तो या तो 20 का स्टॉप लॉस रखें या 0 का स्टॉप लॉस रखें, जैसा भी आप पोजीशन ले उस हिसाब से। बढ़िया ये है स्टॉप लॉस 0 रखें, हीरो या 0 के तौर पर, तो हटा दें इसको, स्टॉप लॉस हटा दें। 43,800 का पुट ऑप्शन खरीदना है 40 के आसपास, ये है। अब क्यों है ये? इस वजह से कि जिस तरह से नंबर्स आए हैं एसबीआई के, एसबीआई में जो कुछ भी प्रॉफिट में बढ़िया आपको तेजी मजबूती दिख रही है, वो सिर्फ रिकवरी की वजह से। रिकवरी हटाकर देखें तो प्रॉफिट उतना मजबूत नहीं है। चलिए मैं इस पर और आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से आईटीसी के रिजल्ट आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। एक बार आईटीसी के रिजल्ट बताएं जी। आईटीसी के नंबर्स यहाँ पर आ गए। स्टैंडअलोन मुनाफा यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है, 5,090 करोड़ का वो फिगर दर्ज हुआ है। वाई आधार पर देखें तो स्टैंडअलोन मुनाफा यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखा जाए, स्टैंडअलोन मुनाफा हमारी 48.5 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने ये फिगर बढ़ के आया है। तो उस फ्रंट पर, स्टैंडअलोन मुनाफे के फ्रंट पर देखा जाए तो एस्टिमेट से बेहतर नंबर ही यहाँ हमें देखने को मिले हैं। स्टॉक इस समय दिन के निचले स्तर के पास है, प्रेशर के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टैंडअलोन आय पर नजर डाली जाए, हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। 17,500 करोड़ से अधिक की वो आय यहाँ पर दर्ज हुई है। हमारा 16,300 करोड़ के पास का फिगर था। स्टैंडअलोन आय यहाँ पर भी हमने देखा है बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो आय के फ्रंट पर देखें, प्रॉफिट के फ्रंट पर देखें तो यहाँ पर हमारे अनुमान से कुछ बेहतर ही, मुनाफे के फ्रंट पर देखें तो यहाँ पर हमारे अनुमान से बेहतर ही नंबर सर देखने को मिले हैं। तो पहली नज़र में दोनों ही नंबर जो आए हैं वो मजबूत आए हैं, उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखे। लेकिन देखते हैं आगे किस तरह के नंबर्स दिखते हैं। आगे थोड़े से सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरी होगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखना ज़रूरी है। तो जब तक और भी कोई नंबर्स आ रहे हैं तो जरा एक बार नज़र डाल दीजिए उस पर। लेकिन बाकी अभी तक जो नंबर्स दो आए हैं, मैं भी नंबर्स देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर आप एक बार जरा नंबर पर नज़र डाल दें कि किस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। जरा फोकस करें। डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड 3.25 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया है। अभी तक
स्टैंड अलोन आय और मुनाफे का ही फिगर यहाँ पर फिलहाल देखने को मिला है और ये स्पेशल डिविडेंड है, इसका नया फिगर सामने निकल कर आया है। तो ऑल इन ऑल अभी जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो तो अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। एबिटा पर सर नजर डाले, 19% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। एबिटा 6210 करोड़ वर्सेस 5225 वाई आधार पर। तो यहाँ पर एबिटा, रेवेन्यू और मार्जिन का भी फिगर यहाँ पर आ गया है। 38% के पास का मार्जिन यहाँ पर दर्ज हुआ है। तो सर सारे पैरामीटर्स पर अभी तक देखा जाए तो फिगर्स तो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं और मुनाफा और आय तो क्लियरली हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। ओके, तो उम्मीद से बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं फिलहाल। तो हिमांशु जी जरा चार्ट्स देखिए और राय दीजिए आप आईटीसी पर। 430 एक सप्लाई जोन निकल कर आ रहा है। रिपीटेड इंस्टेंसेस पे 2 से 3 बार स्टॉक यहाँ पर अटक रहा है। मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी 430 के अगर ऊपर निकलेगा तभी करेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म में। और ऑन द लोअर एंड अनिल ऐसा लगता है कि स्टॉक शायद थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है। अगर एक बार स्टॉक 415 416 रुपए के नीचे निकलता है तो मुझे लगता है कि वो कंफर्म होगा कि स्टॉक अब यहाँ से शायद आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है और लोअर एंड में 400 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है ब्रॉडली नंबर के बाद शायद स्टॉक थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो प्रॉफिट बुकिंग का पोटेंशियल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है और इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं कि दिन के निचले स्तर के पास ही ट्रेड होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है और 1.5% की कमजोरी तो फिलहाल यहाँ पर नजर आ ही रही है। इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस में हम देख रहे हैं कि दूसरे स्टॉक्स भी हैं फिलहाल यहाँ पर कुछ दबाव के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट 50-50 का ही मामला यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। जिलेट इंडिया हो, कोलगेट, ब्रिटानिया, सब में हम देख रहे हैं 1.5 से 2% की गिरावट के साथ ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिलेट इंडिया, माफ कीजिएगा, कोलगेट पर भी यहाँ पर नजर डालें तो प्रेशर के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1635 के पास दिन के निचले स्तर पे कारोबार होता हुआ फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है और स्ट्रेंथ यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है। बजाज कंज्यूमर, मैरिको, इन सब स्पेस में फिलहाल कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ और कहाँ है वहां पर जरा नजर डाल लेते हैं। कोटक बैंक, यहाँ पर हमने देखा कि दिन के निचले स्तरों से एक बार फिर से रिकवरी की कोशिश बनती हुई दिखाई दे रही है। श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड आफ्टरनून। कोटक बैंक सर इस समय कोई ना श्रीकांत जी कोटक से ही है। आप उन्हें धर्म संकट में डाल दिया। श्रीकांत जी भी सोचेंगे इतनी देर बाद मेरा नंबर आया वो भी कोटक में। श्रीकांत जी एनीथिंग स्पेसिफिक कोटक को छोड़ के आप जिस पे बात करना चाहें? बिल्कुल। तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि धर्म संकट में ना डालें और संकट में डालो। आप संकट के लिए मना नहीं कर रहे, सिर्फ धर्म संकट में। जी कुणाल जी। अच्छा, एक मिनट, लेकिन धर्म संकट में मत डालिए। जी कुणाल जी। अनिल जी, श्रीकांत जी कह रहे हैं कि संकट में भले ही डाल दीजिए लेकिन धर्म संकट में मत डालिए। बिल्कुल। अनिल जी को इस संकट में डालिए उन्हें। देखो नेहा जी तैयार है इसके लिए। नेहा जी कोई और दूसरे सवाल से संकट में डालिए। बिल्कुल, दूसरा सवाल हम पूछ लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर डिवीज लैब हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। डिवीज लैब डॉक्टर रेड्डीज, इसमें तो ऑलरेडी हम प्रेशर के साथ ट्रेड होता देख रहे हैं। टाटा मोटर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं निफ्टी लूजर्स की लिस्ट में शामिल है। 1.5% की कमजोरी इस समय यहाँ पर नजर आ रही है। टाटा मोटर्स पे वैसे तो एक रिकमेंडेशन मिली है लेकिन दिन के निचले स्तर के पास है इस समय। श्रीकांत जी क्या सलाह होगी आपकी? बिल्कुल। तो देखिए, अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो एक काफी शानदार फॉर्मेशन के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा था। अभी थोड़ा करेक्शन आया है। मुझे लगता है कि एक बड़ी रैली के बाद का एक करेक्शन है और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 500 रुपए के करीब के हैं। अगर स्टॉक वापस 500-502 के करीब अगर मिलता है तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। मुझे लगता है जो इसने 1 या 1.5 साल का जो कंसोलिडेशन किया था उस कंसोलिडेशन के बाहर ये आने वाले कुछ दिनों में जाएगा और शायद 650 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर वेरी शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 500-502 के करीब पोजीशंस बनाएं और स्टॉप लॉस रखें 490 के करीब का। साथ ही साथ मेरे पास और एक स्टॉक है, अगर आपकी बिगुल बजा देते हो तो मैं वो भी एक रिकमेंडेशन दे देता हूँ। बिल्कुल, तो श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTS वाला। बताएं सर। यस। तो देखिए अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स में आज हमने अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग देखा है। कई सारे स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं और फॉर्मेशंस जो है वो थोड़े से रिवर्स होते जा रहे हैं।
हमें लगता है कि औरोबिंदो फार्मा यहाँ पे भी एक अच्छा टॉप आउट फॉर्मेशन बना है, डाइवर्जेंस आ चुका है और करंट लेवल से यानी कि 602 603 में अगर शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 570 से लेकर 550 के भी लेवल्स दिखा सकता है। सो करंट लेवल से औरोबिंदो फार्मा को शॉर्ट करें 602 603 में, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 620 रुपए का और टारगेट्स रखें 550 रुपए के। थोड़ा सा पोजिशनल कॉल है लेकिन करंट लेवल से इसमें शॉर्ट करके चल सकते हैं। ओके 550 का यहाँ पर रखें टारगेट, 620 का लगाए स्टॉप लॉस, शॉर्ट करें औरोबिंदो फार्मा को। टारगेट भी बड़े आए, थोड़े पोजिशनल 50-55 रुपए नीचे के टारगेट देते हुए श्रीकांत जी आपके लिए। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर डुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक तो कल का अपडेट, कल टाटा मोटर अच्छे खासे ऊपरी लेवल पे सेल दिया था, वो भी ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही है, तो उसमें टारगेट अचीव जैसा बिल्कुल सीन है, मोहर लगा सकते हैं। और अभी भी मेरे को लग रहा है टाटा मोटर के अंदर और दबाव देखने को मिलेगा। तो ये तो था अपडेट। और अब जो बिगुल बजा है वो सेल साइड के कॉल के लिए बजा है, क्योंकि मार्केट्स के अंदर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है और निफ्टी लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 256 256। स्टॉक का नाम है हिंद पेट्रो, HPCL। HPCL के अंदर पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है। आज भी सुबह से स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है और पिछले 5-7 दिनों के लोअर लेवल्स पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। HPCL के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से गिरावट देखने को मिल सकता है। 260 261 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 261 के स्टॉप लॉस से HPCL में यहां पे बिकवाली करे। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 250 का इसका पहला टारगेट होगा, 247 का इसका दूसरा टारगेट होगा। HPCL में 261 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करे 250 और 247 के टारगेट्स के लिए। 247 HPCL बेचने की राय, ये 2-4 दिनों में मजबूत दिखा भी था, लेकिन वापस अब शॉर्ट कॉल की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। अगर आपका विदेश में घूमने फिरने का प्लान है और अगर आप विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो सतर्क हो जाइए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी क्या वजह है और कौन से ऐसे नियमों में हुआ है बदलाव जिसकी वजह से विदेश में जाकर क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने वाले लोगों को ये खबर बहुत ध्यान से सुननी समझनी चाहिए। नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए ये पूरी खबर। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करके कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। जो LRS होता है उसके दायरे में क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन भी अब आ चुके हैं। पहले जो ट्रांजैक्शंस होते थे $2.5 लाख के, पहले भी लिमिट थी $2.5 लाख की, लेकिन उसमें क्रेडिट कार्ड के जो स्पेंड होते थे वो नहीं हुआ करते थे, वो लिमिट के बाहर थे। तो आप क्रेडिट कार्ड से जितना भी पेमेंट करते थे वो इस लिमिट के अंदर नहीं आते थे। अब जो अमेंडमेंट लाए गए उसके तहत अगर आप देखेंगे तो जो भी इस 2.5 लाख की लिमिट में क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी जो पेमेंट होंगे वो भी इस लिमिट के अंदर आ जाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्यों आपका फॉरेन ट्रैवल महंगा होगा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि सरकार का जब बजट आया था 2023, वहाँ पे LRS के तहत अगर आप कोई इस दायरे में जो भी आता है उसके ट्रांजैक्शन पे TCS जो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसकी रेट 5% से 20% बढ़ा दी गई थी। अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन LRS के अंदर आ चुका है इस पे भी अब आपको देना पड़ेगा TCS, जिसकी दर होगी 20% की। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आपने फॉरेन ट्रैवल किया और वहाँ पे जाके आप होटल्स के बिल देते हैं या फिर कॉफ़ी का बिल देते हैं या जितना भी आपका क्रेडिट कार्ड का खर्चा आता है, 2.5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल अगर आपका खर्चा आता है तो उस पर 20% आपको लगेगा, 50,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो आपका बजट जो 2.5 लाख का था वो अब बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाएगा। हालांकि अब ये जो टैक्स है वो रिटर्न के टाइम आप क्लेम कर सकते हैं वापस से, लेकिन अपफ्रंट आपको TCS है वो 20% का देना पड़ेगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप इंडिया में रह के कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं बाहर से, उस पर भी आपको TCS देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट यही है सर कि इसको जो LRS है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसमें लाया गया है, जिसके चलते जो TCS कटेगा वो फॉरेन ट्रिप आपको एक्स्ट्रा बजट लेके अब आगे चलना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो अब आपको ध्यान देना होगा क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट कर रहे हैं, कुछ नए नियम यहाँ पर लागू हो गए हैं और इस LRS को ध्यान में लेकर चलिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आप जब भी खर्चा करेंगे तो आपको आप पे कुछ एक्स्ट्रा बोझ आ सकता है, तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, अब इसी बीच कुछ और नंबर्स जो आने वाले उस पर फोकस कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर एक्सपेक्टेड है नंबर्स हम देख रहे हैं। मेटल स्पेस लगातार रडार पर रहे हैं और फिलहाल
एक बार हिंदुस्तान कॉपर पर भी चेक ले लेते हैं। हमारे साथ हिमांशु जी बने हुए हैं। हिमांशु जी, हिंद कॉपर सर क्या सलाह होगी? ब्रॉडली एक साइडवेज रेंज में है स्टॉक। कुछ खास मूवमेंट पिछले काफी समय से स्टॉक में नहीं देखने को मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पर इन लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्ट है, लगभग 90 से 95 रुपए के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर यहाँ से कोई गिरावट मिलती है लगभग 95 या 90 के आसपास, उन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है फ्रेश खरीदारी के लिए। फिलहाल एक साइडवेज ट्रेडिंग बैंड में स्टॉक अटका हुआ है, जहां पर 105 107 ऊपर में सप्लाई जोन है। तो मुझे लगता है थोड़ी सी फ्रेश खरीदारी के लिए यहाँ पर वेट किया जा सकता है। और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं बहुत शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के नजरिए से, तो एक 98 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर पोजीशन में बने रहें। रिकमेंडेशन हिंदुस्तान कॉपर में आती हुई, लेकिन आप अपनी साइड विंडो पर जरा नजर डालिए। एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू हो गई है। एक बार कमेंट्री आना शुरू होती है तब हम नजर डालेंगे। एसबीआई के नंबर्स आए हैं, अनुमान से अच्छे रहे हैं। हालांकि नंबर्स आने के बाद हमने स्टॉक को नीचे जाते हुए देखा, तो अब ये देखना होगा कि किस तरह की कमेंट्री लेकर आती है यहाँ से। ऑफ कोर्स जो ईसीएल को लेकर यहाँ पर ऐलान हमने होते हुए देखे हैं, उसके बाद उस पर इनफैक्ट एसबीआई का मैनेजमेंट यहाँ क्या कमेंट्री देता है, किस प्रकार की तैयारी वहां से होते हुए दिखाई देती है, और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो जैसे उनकी तरफ से यहाँ पर वक्तव्य शुरू होता है, हम वहां डिपेंड करेंगे और कुछ हाईलाइट्स आपके सामने रखने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो मेटल स्पेस पर तो हमने राय जान ली कि किस प्रकार का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स हैं, इन पे भी एक बार जरा फोकस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसा मूवमेंट यहाँ दिख रहा है। एशियन पेंट्स आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। इनफैक्ट पूरा जो पेंट स्पेस है, हमने देखा है कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ वहाँ पे काफी समय से दिखी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें हैं वो लगातार एक दायरे में ही घूमती दिख रही हैं एंड फ्लैट टू वीक ही ट्रेड दिख रहा है। एशियन पेंट्स आज दिन के उच्चतम स्तर के पास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुणाल सर, इस समय कोई राय? देखिए नेहा, एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो चार्ट पर एक लगातार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कुछ कंसोलिडेशन एक दो दिन से चल रहा है। आज आप देखें तो नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहे। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस अगर 3100 पर एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रख करके होल्ड किया जाए तो मुझे लगता है कि 3200 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। होल्ड करने की राय, होल्ड करने की राय है। टाइटन लेकिन आज हम देख रहे हैं इसकी चमक फीकी पड़ती हुई। 1.5% की कमजोरी फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ऐसा स्टॉक जिसने बीते हफ्तों में और काफी लंबे टाइम फ्रेम तक एक अच्छा रनअप दिखाया, इस समय दिन के निचले स्तर पे हो रहा है कारोबार। गोल्ड की अगर बात करें तो इसकी भी चमक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में कुछ फीकी पड़ी है। कुछ कूल ऑफ हमने रिकॉर्ड हाई लेवल से आता हुआ देखा है, 60,000 के नीचे है गोल्ड। टाइटन पर एक चेक ले लेते हैं। सुमित जी, इस समय कोई राय? नेहा, अगर आपको याद हो तो कल हमने टाइटन में सेल का कॉल दिया था और अच्छे खासे ऊपरी लेवल पे सेल दिया था, और अभी स्टॉक करीब 30-40 रुपया नीचे है। फर्स्ट टारगेट इसका अचीव हो रहा है और 2700 तक के लेवल टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। इतना यही फॉल हमने एक्सपेक्ट किया था और वो देखने को भी मिल रहा है। तो जिन्होंने सेल का व्यू लिया था वो लोग या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है बुक भी कर सकते हैं। अभी भी थोड़ा वीक लग रहा है, 2700-2690 रुपए तक के लेवल टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड भी कर सकते हैं। ओके। साथ ही पार ग्रिड हम देख रहे हैं, इसमें भी काफी कमजोरी है, दिन के निचले स्तर पर ट्रेड हो रहा है। श्रीकांत सर, पार ग्रिड पे आप व्यू देंगे? बिल्कुल। इनफैक्ट पावर ग्रिड में भी अगर आप देखें तो एक जो पोजीशन है वो एक लिमिट के अंदर, आई मीन टू से जो स्टॉक था वो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था और ऑलमोस्ट 245-250 के करीब इसने डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बनाया है। चूंकि मार्केट में वीकनेस बना है, मुझे लगता है कि इसमें भी वीकनेस बना हुआ है, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद 230 के करीब इसमें काफी बढ़िया सपोर्ट है। तो करंट लेवल से अगर कोई पोजीशंस अगर हो तो उसे कम करके बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और वीकनेस आ सकता है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे कोई बड़ा रिबाउंड भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम टेकिंग एनी पोजीशन। ओके, तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड पर राय इस वक्त आती हुई। निफ्टी में दम नहीं दिख रहा, निफ्टी फिर से डे लो पर आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी फिर भी अच्छा मजबूत है, करीबन 250 पॉइंट ऊपर 43,800 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन निफ्टी पे थोड़ी सी समस्या ज़्यादा दिख रही है। आज प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको साफ दिखेगा। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो और अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आखिरी 1 घंटे में दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तो हम आखिरी आधे घंटे में पहुँचे हैं और
एक और स्टॉक जो पूरे ट्रेंड के विपरीत ट्रेड कर रहा है वो है कोरोमंडल, 3% नीचे, जबकि दूसरे फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी मजबूती दिखी, लेकिन नतीजों के बाद से ये स्टॉक कमजोर होता दिख रहा है। एक बार जरा फर्टिलाइजर शेयरों पर राय ली जाए जैन साहब से। जैन साहब, कैसे देख रहे हैं आप, और क्या कहीं कोई निवेश का मौका दिखता है? नहीं, बिल्कुल दिखता तो है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे तो देखिए काफी बुलिश रहे हैं, मैं भी रहा हूँ पैनल में, सभी लोग फर्टिलाइजर एक के बाद एक दिए। जीएनएफसी देखिए एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी एफएनओ में है, तो वो जल्दी से बैन में आ जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। कोरोमंडल थोड़ी बड़ी कंपनी है, और ओवरऑल जीएसएफसी एक गुजरात का गवर्नमेंट का जो आया उसके बाद से एक तरीके से हमने तो 110, 15, 20, 25 के लेवल्स पे रेकमेंड किया, जबरदस्त चला। आरसीएफ मुझे अभी बढ़िया लेवल्स पे लग रहा है। डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक हम लोग ऑफ एंड ऑन काफी बार रेकमेंड करते हुए आए हैं क्लाइंट्स को भी और टीवी पे भी, तो हो सकता है कि हमारे एसोसिएट्स के पास होल्डिंग हो। तो आरसीएफ मुझे इस लेवल पे बढ़िया लग रहा है, टेक्निकली भी स्ट्रांग लग रहा है। हालांकि जो मानसून वाली जो न्यूज है और बिन मौसम जो बारिश हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा जो बिजाई का क्षेत्रफल है वो भी कम आया है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द फर्टिलाइजर स्टॉक्स, और समय देना पड़ेगा। चंबल बहुत बढ़िया लग रहा है, आज ऊपर से वो भी करेक्ट हुआ, अच्छा खासा चला था, टेक्निकली भी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स भी ठीक है। सो ओवरऑल आरसीएफ अभी सबसे बढ़िया लग रहा है। पारादीप फॉस्फेट के कल रिजल्ट्स आए थे, वो भी बढ़िया है, तो पारादीप फॉस्फेट पे भी नजरें बनाए रख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय फर्टिलाइजेशनों पर। इस बीच ओरिएंट पेपर ने पेश किए हैं दमदार नतीजे, आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 2.25 करोड़ के घाटे के मुकाबले में 50 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है इस तिमाही में। साल दर साल घाटे से मुनाफे में आती है, हालांकि तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो मुनाफा ही है, लेकिन फिर भी मुनाफे में आती हुई ये कंपनी साल दर साल आपके सामने। ओरिएंट पेपर का पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आएगा। आय 191 करोड़ से बढ़कर 258 करोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है, यानी कि आय में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। करीबन 40% के आसपास की बढ़त आपको आय में दिख जाएगी। मुनाफा बहुत ही शानदार होता हुआ दिख रहा है, तो ये है आपके लिए दमदार रिजल्ट। और कामकाजी मुनाफा वाओ 4.5 करोड़ से 68 करोड़, क्या बात है, गजब, वाह। मनी फोल्ड अपसाइड। पेपर बना रहे हैं, नोट बना रहे हैं, इतना खतरनाक मुनाफा। तो चलिए, ओरिएंट पेपर ये स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन में। कुणाल जी, चार्ट्स पर जरा एक बार नजर डालिए। ओरिएंट पेपर नतीजों के बाद मजबूती तो है, आप बताएं सर लेवल्स। अनिल जी, चार्ट भी बहुत दमदार है। स्टॉक में लगातार हम पिछले कुछ दिनों से अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, और अभी 46 रुपए के ऊपर स्टॉक ने सिर उठाया है। 46 पर एक रेजिस्टेंस है, जिसको पार करके अगर आज बंदी आ जाए 46 के ऊपर, तो इसमें एक ब्रेकआउट माना जाएगा, और फिर आपको यहाँ से और 3-4 रुपए की तेजी यहाँ पर मुमकिन है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है उन्हें बने रहना चाहिए। थोड़ा सा मध्यम अवधि का अगर इस पर एक विचार बनाया जाए तो मुझे लगता है स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। गिरावट में भी इसको अक्यूमुलेट करें तो मुझे लगता है कि 46 के ऊपर अगर आज टिकता है तो खरीदारी की राय। 46 के ऊपर टिकेगा तो खरीदारी की राय है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। ये है आपके लिए ओरिएंट पेपर के नतीजों का पूरा विश्लेषण। जुबिलेंट फूड, डोमिनोज पिज़्ज़ा खिलाने वाली ये कंपनी सुर्खियों में। कल आए थे नतीजे आने के बाद बड़ा भारी उतार चढ़ाव। कल स्टॉक फिर एक बार तो नीचे, फिर ऊपर, फिर आज फिर से अच्छा खासा नीचे। तो मतलब इतना कंफ्यूज कर रखा है कि समझ नहीं आ रहा लोगों को तेज़ी है या मंदी इस स्टॉक में। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इंस्टीट्यूशन से पूछा जाए, बड़े ब्रोकरेजेस से पूछा जाए, और जब वहाँ पहुँचे तो पता चला वहाँ भी वैसा ही हाल है। कुछ बड़े मजबूत बता रहे हैं इस स्टॉक को, तो कुछ कमज़ोर। तो हमने सोचा कि 2 जनों में मुकाबला करवा लिया जाए, और वो है आशीष और नूपुर। जान लें कि जुबिलेंट बुल है या बेयर। तो बुल वर्सेस बेयर, आशीष और नूपुर के साथ जुबिलेंट फूड। शुरुआत कौन, आशीष आप करेंगे? हाँ सर, मैं कर देता हूँ। तेजी के तर्क बढ़िया वाले बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो भारत में पूरा QSR स्पेस काफी ज्यादा बजिंग है, और जुबिलेंट फूडवर्क से बड़ी कोई कंपनी QSR स्पेस में नहीं है जो लगातार अपना विस्तार कर रही है। तो इस स्पेस में अगर कोई बेहतरीन स्टॉक चुनना है तो सिर्फ और सिर्फ जुबिलेंट फूडवर्क्स। तेजी के तर्क अगर बढ़िया है तो मंदी के भी उतने ही बढ़िया है। आशीष, शुरुआत करते हैं। कमजोर नतीजों की उम्मीद थी, उस पर खरी उतरी है कंपनी, उससे भी ज़्यादा कमज़ोर नतीजे पेश किए। Q4 की बात करें तो हालांकि जो आय है वो 8% से YY बेसिस पे बढ़ के आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 14% की ग्रोथ है। 3% का कंसेंसस मिस यहाँ पे आते दिखा था, क्योंकि जो लागत है वो काफ़ी हद तक बढ़ के आई थी, और मार्जिन में एक शार्प गिरावट है।
25% से गिरकर इस बार 20% के आसपास आते दिखे। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है जिसका इम्पैक्ट मार्जिन पे दिखा, और कंपटीशन इतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री में कि आगे की ग्रोथ आउटलुक बहुत डिफिकल्ट है। कंपटीशन तो इनके लेवल का, इनके स्केल के टक्कर में कोई भी नहीं है। और बात कर रही हो अगर आप ग्रो की, तो आप इंडिया में देखिए कितने बेहतरीन आंकड़े आ रहे हैं। आपको सबसे पहले आय का आंकड़ा बताता हूँ, सिर्फ इंडिया बिजनेस बता रहा हूँ। रेवेन्यू में 36% की ग्रोथ है, वो भी पिछले साल के मुकाबले। ग्रॉस मार्जिन में 27 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन, और एबिटा भी अगर भारतीय इकाई का देखें तो 40% की बढ़त है। इससे बेहतर क्या नतीजे होंगे? मैनेजमेंट भी खुद कह रही है कि हमारा तो आउटलुक थोड़ा खराब है आगे चल के, तो आप थोड़े ग्रोथ कंसर्न्स जो ग्रोथ दिखा रहे हैं वो मैच नहीं हो रही मैनेजमेंट कमेंट्री से, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल हाईलाइट किया कि जो डिमांड की रिकवरी है वो नियर टर्म में नहीं नजर आ रही है उनको। इन्फ्लेशन के चलते हम देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी आइटम्स जो होते हैं वहाँ पे कटौती करते हैं, हर हाउस होल्ड की तरफ से कटौती आती है। तो मैनेजमेंट ने क्लियरली उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि एक जो उनका जो डिमांड को लेके जो आउटलुक है वो नियर टर्म में इतना जल्दी रिवाइव नहीं होता हुआ दिखेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि लंबी अवधि ने इस स्टॉक ने बढ़िया वेल्थ क्रिएशन करके दी है। और अभी भी मैनेजमेंट की तरफ से प्लान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिज्जा ही है इनका। अगर आप देखें तो लिस्ट काफी लंबी है। डंकिन डोनट्स है, होंग किचन्स है, एकदम जो कि बिरयानी के लिए भी है। यहाँ पर भी ये डाइवर्सिफाई लगातार करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि डोमिनोज में एक्सपांशन नहीं हो रहा है। साल भर में आप देखिए 200 से 225 नए स्टोर खोलने का प्लान है। और पोपाइज जिसका बस भी काफी ज्यादा है सर, यहाँ पर भी करीब 30 से लेकर 35 स्टोर इस साल खोल दिए जाएंगे। आशीष, ये जो आप नए नए प्रोडक्ट रेंज बता रहे हैं डोमिनोज की, तो जैन साहब ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने कचौरी और समोसे भी शुरू कर दी हैं कि नहीं? सर नहीं, अभी तक नहीं किया। ओके। अच्छा, दूसरा सवाल जैन साहब का फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि अगर कर देंगे तो क्या उनको जयपुर वाला जो रोड साइड वाला टेस्ट चाहिए कचौरी समोसे का, वो मिलेगा? जैन साहब दोनों यही है ना आपके सवाल? बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से मैं तो देखिए पैर के साथ मैंने पहले फैसला दे दिया, क्योंकि मुझे पता है ये होने वाला नहीं है ऐसा। जी बिल्कुल, उसका मुकाबला करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अपनी स्पेस में कंपनी अच्छा काम कर रही है, लगातार विस्तार कर रही है, नई ऑफरिंग भी आ रही है। अच्छा, डोमिनोज में, जुबिलेंट फूडवर्क्स में सबसे बड़ी बात होती है कि कस्टमर स्टिकीनेस है। काफी लोगों के दिमाग में पिज्जा सुनते ही डोमिनोज आता है, तो ये अपने आप में कंपनी की ब्रांड वैल्यू बताती है, और जो बताती है कि आगे जाकर भी जो ग्रोथ है ट्रेंड बरकरार रहेगा। नंबर्स में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। आशीष फिर से बोलूंगी, स्टोर एक्सपेंशन जरूर हो रहा है, लेकिन लाइक टू लाइक ग्रोथ देखेंगे, जो सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ होती है वो लगातार वहाँ पे गिरावट नजर आ रही है। फर्स्ट क्वार्टर में 8% की ग्रोथ थी, दूसरे क्वार्टर में 0.3% एटलीस्ट ग्रोथ तो किया था। उसके बाद हमने देखा कि इस क्वार्टर में तो नेगेटिव में आती दिखी है। तो स्टोर एक्सपेंशन कितना भी कर लो, लेकिन ग्रोथ अगर नहीं आएगी तो वैल्यूएशन आपको कैसे दिए जाएंगे? ऑलरेडी 65-67 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो काफी डिफिकल्ट है। नहीं, लेकिन देखिए आप जो बता रहे हैं इससे बिल्कुल भी मॉर्गन स्टैनली सहमत नहीं है। अभी भी ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। 480 के आसपास स्टॉक चल रहा होगा। टारगेट दिया उन्होंने 560 रुपए का, लेकिन जेफरीज ने अपना टारगेट कट किया है। 450 का टारगेट है, और सिटी भी देखे तो वो भी कट करें। 598 का उनका टारगेट है। जो रिपोर्ट आप बताते हैं सुबह, उसमें आपकी एक ही है, इस बार मेरी 2 थी। जी सर, चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके बुल वर्सेस बेयर जुबिलेंट फूड। जैन साहब देंगे इसका फैसला देंगे, लेकिन जैन साहब फैसला देने के पहले 2 मिनट करेंगे इंतजार, क्योंकि जीएनएफसी के आ चुके हैं नतीजे, और नतीजों के बाद स्टॉक तेजी से घटता हुआ 7% नीचे 643 करोड़ से मुनाफा कंसो बेसिस पर 336 करोड़ आया, घटकर आया है मुनाफे का आंकड़ा। देखना होगा कि लाइफ में इनके क्या एडजस्टमेंट है, नहीं है। खाली इस परफॉर्मेंस के दम पे तो इतना नहीं घटना चाहिए, लेकिन आय भी हल्की फुल्की घटी है, पूरे 1 करोड़ से नहीं ज़्यादा, 2772 से 2271। हाँ, वो एक ही डिजिट ऊपर नीचे है, 7 और 2 वाले, तो 500 करोड़ घटी। और कामकाजी मुनाफा भी 885 करोड़ से घटकर 370 करोड़ आया, यानी कि ऑलराउंड खराब परफॉर्मेंस ये मानी जा सकती है जीएसएफसी की, जीएनएफसी की, माफ कीजिएगा, जीएनएफसी के चार्ट पर एक बार कुणाल जी तैयारी करके राय दीजिए, बताएं सर क्या लेवल सब इंपॉर्टेंट है? 605, 603, 604 तक आ चुका है। अनिल जी देखिए, कमजोरी आज आते हुए दिख रही है, सेल ऑफ होता हुआ दिख रहा है रिजल्ट्स के बाद। एक सपोर्ट मुझे दिखता है 595 रुपए के आसपास, अभी 601 के आसपास टिका हुआ है। 595 का लेवल टूटा तो आपको मंदी की दूसरी खेप देखने को मिलेगी, जिसमें मुमकिन है कि आपको वापस से 570 के भाव देखने को मिल जाए। तो फिलहाल जिनके पास पोजीशन है 595 का स्टॉप लॉस रखें, कोई खरीदारी के स्तरों पर राय नहीं। कोई खरीदारी करने के बारे में सोचे भी ना, ये मानना है। और अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो 595 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। कैश का स्टॉक है, लेकिन तेजी से घटता हुआ, गिरता हुआ जीएनएफसी। आइए, जैन साहब राय देने को तैयार हैं जुबिलेंट फूड पर। जैन साहब बताएं सर। देखिए, जुबिलेंट फूड पे तो देखिए मैं नेगेटिव ही हूँ, और उसके बाद काफी टूटा भी है। और जिस वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा है, 89 के ट्रेलिंग पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, और वहां पे ग्रोथ अगर आप देखें
सेल्स की, तो सिर्फ 7-8%, 9% की अलग अलग चीजें ला रहे हो। और आपने मेरी मन की बात खुद ही कह दी अनिल जी, आप मतलब अंतर्यामी जैसे ही है, आपको आपके एनालिस्ट के बारे में पूरा पता रहता है। तो ये जो आपने बोला ना कि वो जो लोकल फ्लेवर और जो लोकल कंपटीशन, आजकल स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फंडेड स्टार्टअप्स जो इस तरीके का काम भी कर रहे हैं, तो इतना कंपटीशन और इतनी, और फिर क्लाउड किचन, ये वो सारी चीजें मुझे लगता है कि काफी कंपटीशन दे रही है और ग्रोथ ये लोग उतने नंबर्स में ला नहीं पा रहे हैं। दूसरा ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स हैं इनके, डंकिन डोनट्स और पॉपाई और ये सारी चीजें, सो ग्रोथ पोटेंशियल भी है, बट अगेन इसीलिए इतने पी मल्टीपल दे रखे हैं। तो मेरी राय ये रहेगी कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे। हो सकता है कि एक बार एक बाउंस आ जाए 500 सवा 500 तक, बट हमारे पास दूसरे काफी सारे स्टॉक्स है, ये भी इसीलिए चल रहा है, बॉटमिंग आउट हो रहा है क्योंकि मार्केट्स में सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, इसलिए चल जाए। बाकी मार्केट्स में जब सेंटिमेंट्स अच्छे और मिड कैप स्मॉल कैप जबरदस्त चल रहे हैं, और आज तो आपने भी उसके ऊपर शो किया ही है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बहुत ज्यादा दम नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप पे बैठे, और जो सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक है जहां पे रिजल्ट आ गए हो उनको एनालाइज करके रखे हो, उनमें दाव लगाए, वो ज्यादा बेहतर रिटर्न्स देंगे जल्द। करने की रिकमेंडेशन जुबिलेंट फूड्स में आ रही है। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित सुपरहिट। सुमित जी बताइए। नया मार्केट में करेक्शन है, डेज लो पे मार्केट चल रहा है, सेल साइड का स्टॉक ही मेरे रडार पे आया। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 240 रुपए, 240 रुपए 50 पैसे फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर सेलिंग प्रेशर है, ऊपरी लेवल से आज पहला दिन है जब दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि कोल इंडिया में यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोल इंडिया में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो मार्केट की इस करेक्शन के साथ, प्रॉफिट बुकिंग के साथ कोल इंडिया के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना चाहिए। 243, 244 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 244 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 236 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 234 रुपए का। 1 से 2 दिनों के लिए बिकवाली करें 244 के स्टॉप लॉस से 236, 234 के टारगेट्स के लिए। कोल इंडिया सेल करने की रिकमेंडेशन है, 244 का लगाएं स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 236, दूसरा पड़ाव है 234 के पास। एक बिगुल जय के लिए कैश का ऑप्शन। जय, गुड आफ्टरनून, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू नेहा। देखिए, सेल ऑफ आपको इंट्राडे में काफ़ी देखने मिला है। एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे सो डेफिनेटली एक सेल ऑफ आते हुए देखने मिला है हाई लेवल्स पर, बट ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू 18,100 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है निफ्टी पर। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो 43,700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, एंड आई थिंक वहीं पे सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी बाउंस भी कर रहा है। बट ऑन द फ्लिप साइड में कहूँगा 44,000 का एक रेजिस्टेंस भी है। सो 44,000 से 43,700 ये रेंज में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक ट्रेड करेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे के लिए। बट ओवरऑल जो सेटअप है नया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप में मे बी जो हिसाब से वीकनेस हायर लेवल्स पे कंटिन्यूस है, 18,000 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का निफ्टी का 18,100 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदने की मैं सलाह दे रहा हूँ, विच इज़ ऑफ 25 मई की एक्सपायरी का 18,100 का पुट ऑप्शन जो अभी ट्रेड कर रहा है 67 पर खरीदे आप 18,100 का पुट ऑप्शन। अगर आज दिन के दौरान रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे में अगर आपको 55 के आसपास मिले तो और ऐड कीजिएगा, तो 67 पर खरीदे। अगर 330 तक 55 तक मिला तो और ऐड कीजिएगा। यहाँ पे नया जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट वुड बी एट 19 रुपीज़, 19 रुपये पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। और टारगेट्स ऊपर में आपके इसके बनेंगे 103 एंड 134। सो 103, 134 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 18,100 का पुट ऑप्शन, बट 55 तक आया तो और ऐड कीजिएगा। निफ्टी पे भी कोई सलाह होगी? बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है निफ्टी से, तो आई थिंक ऑन द लोअर साइड 43,500 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट भी है। सो बैंक निफ्टी मोर और लेस 44,000 के ऊपर आज अटैम्प्ट किया उसने निकलने का, एक बार नहीं 2-3 बार, बट वहाँ पे टिक नहीं पाया। डिस्पाइट एक ब्रेकआउट आने के बावजूद वो टिक नहीं पा रहा था। तो मोर और लेस मुझे बैंक निफ्टी 43,500 44,000 के रेंज में लग रहा है। ज़्यादा निफ्टी का सवाल है 18,000 से लेकर 18,350 की रेंज में है, पर निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए लोअर एंड ऑफ द रेंज टेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी में इतना
बड़ा मूव एज ऑफ नाउ डाउन साइड में लग नहीं रहा है। इट्स इन अ रेंज 43,500 के नीचे आपको डेफिनेटली एक शार्प कट देखने मिल सकता है। चलिए, तो 18,100 की पुट 25 मई की 67 पे लीजिए, नीचे आता है तो 55 के पास भी लेने की सलाह है। 19 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 103 और दूसरा 134। सर, आपने भी कुछ समय पहले बैंक निफ्टी की पुट 43,800 की बताई थी, 3 टारगेट 120, 150 एंड 200 आपने सुझाया था। 119 का हाई बनाया, 120 से 1 पॉइंट नीचे लगभग वहां तक पहुंचा है। मेरे ख्याल से 40 रुपए का आपका 120 करीबन 40-50 जहाँ भी एंट्री हुई है। सबसे बढ़िया चीज़ ये कि क्योंकि वॉलेटिलिटी है, डायरेक्शन तो नीचे की तरफ का ही है और आज ही का है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, पार्ट में काटते चले, ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि समय के साथ पुट की कीमत एकदम तेज़ी से घटती हुई दिखेगी। तो अब अपना जजमेंट आप लेते चलें। 120 के टारगेट के लगभग नज़दीक पहुंचा है, 119 तक पहुंचा है, तो बस प्रॉफिट बुक करते चले धीरे धीरे, ठीक है। ओके, आमतौर पर जनरली मैं कम ही देता हूँ ऑप्शंस, और वो भी एक्सपायरी के दिन तो बहुत ही कम, लेकिन निफ्टी ने थोड़ा संकेत ऐसा दिया कि बैंक निफ्टी में एक झटका आ सकता है, और एक झटके के पीछे मेन वजह एसबीआई के रिजल्ट है। आप एसबीआई देखिए, एक्चुअली ये ट्रिगर मुझे एसबीआई से हुआ है, तो एसबीआई के नंबर्स आप देखिए, एसबीआई के नंबर्स के हिसाब से लगातार आप जहाँ से आए नंबर्स वहाँ से ढीला आ रहा है, तो वो वजह है कि थोड़ा सा कमज़ोर है। और क्योंकि आज एक्सपायरी का ही है, इसलिए आज की एक्सपायरी वाला ऑप्शन दिया, तो आप स्ट्रेट ऑन फॉल हमने नंबर्स के बाद आते हुए देखा है। सर, कुछ समय पहले एलटी फूड्स ने अपने नंबर जारी किए हैं और स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला है। क्विक चेक जरा एलटी फूड्स पे ले लेते हैं। यहाँ पर श्रीकांत जी हमारे साथ। श्रीकांत जी, सर एलटी फूड्स राय देंगे? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ओके सर, ठीक है। तो एलटी फूड्स के अगर लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं तो इसमें काफी अच्छा एक प्रॉमिसिंग पैटर्न बना है, और मुझे लगता है कि इनफैक्ट ये स्टॉक ग्रेजुअली वापस एक बार 130-135 के लेवल्स दिखा सकता है। और करंट लेवल से अगर पोजीशन अगर बनानी है तो इन लेवल्स पे भी बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 105 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर किसी के पास है तो बिल्कुल इसे होल्ड करेंगे, क्योंकि ओवरऑल आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा ट्रेंडिंग एक्टिविटी देखने मिल सकता है। वर्लपूल पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वर्लपूल खराब नंबर्स आए थे और अभी हमने देखा है कि दिन के उच्चतम स्तर के पास यहाँ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कुणाल सर, वर्लपूल कोई आप फ्रेश शॉट देखेंगे या अभी बिल्कुल अवॉइड? जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है नेहा, हमने देखा है कि स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से हुई, और जिस तरह का स्ट्रक्चर है स्टॉक एक रेंज में है कुल मिलाकर, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। वेट एंड वॉच करें। स्टॉक अगर कंसोलिडेट करता है, 1400 के ऊपर टिक जाता है, तो इसमें फिर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल मेरी अवॉइड करने की राय। लिए तो वर्लपूल पर वो रिकमेंडेशन। साथ ही साथ एक बार मेट्रोपोलिस पर भी नजर डाल लेते हैं। दिन के निचले स्तर पर एकदम से गिरावट आई, 4% डाउन है स्टॉक इस समय, 4% से अधिक की गिरावट है इनफैक्ट इस समय। सुमित जी, एक बार मेट्रोपोलिस का चार्ट देख लीजिए सर। नया, कल जब आपने सवाल पूछा तब भी मैंने कहा था कि मेट्रोपोलिस का स्ट्रक्चर वीक है और इसके अंदर दबाव देखने को मिलना चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस एकदम अवॉइड करके चलने का सलाह दिया था और सेल का व्यू दिया था। तो मेट्रोपोलिस अभी भी मेरे को वीक लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये 1220-1200 रुपए तक के लेवल मेट्रोपोलिस में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक ही है, पुल बैक बाउंस बैक में सेल ही बनेगा। 1200-1220 इसके इमीडिएट टारगेट है, और अगर इसमें 1200 के लेवल अब की बारी टूटते हैं और क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर ये अच्छा फॉल नीचे की तरफ और दिखाएगा। फिलहाल 1200-1220 तक के लेवल मेट्रोपोलिस में देखने को मिल सकते हैं। श्रीकांत सर, एक बार थर्मैक्स का चार्ट देख लीजिएगा। दिन के निचले स्तर पर है और बहुत तेज गिरावट यहाँ पर भी आज देखने को मिली है, 7-7.5% नीचे है। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो क्लियरली एक बड़े प्रॉफिट टेकिंग का फॉर्मेशन बना है, और मुझे लगता है कि शायद इसमें और भी आने वाले दिनों में और बड़ा फॉल आने की गुंजाइश है। बड़ा एमिट से या एटलीस्ट 2280 वाला स्टॉक वापस 2200 या 2150 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बड़े वॉल्यूम के साथ एक बड़ा नेगेटिव रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, तो करंट लेवल से अगर कोई पोजीशन हो तो उसे कम कर ले। आने वाले दिनों में कम से कम 5 से 7-8% की मंदी हम देख सकते हैं। तो ये है आपके थर्मेक्स पर राय इस वक्त आती हुई। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, एसटीबीटी में एलएनटी को बेच के चलना है। 2193 2194 का करंट भाव है, 2200 के लेवल के नीचे ट्रेड होने लगा है। मुझे लगता है ये मार्केट में अभी अच्छे स्टॉक्स भी गिरेंगे अगर थोड़ा सा वीकनेस कंटिन्यू रहेगा, जो मुझे लगता है कल भी रहेगा।
आपका 2210 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 20 रुपये 22 रुपये की रिस्क होगी 2210-12 के आसपास का, और आपका टारगेट होगा 2140 2130, 50 55 60 रुपये नीचे आपको कल मिलनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो वो रिकमेंडेशन आती हुई एल&टी फ्यूचर्स पर वागले सर की तरफ से। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके नतीजे कल आने वाले हैं, नंबर्स कैसे रह सकते हैं, कहां पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए। देखिए, नतीजे तो कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि सभी मेटल कंपनीज हैं, और खासतौर पर अगर आप देखें तो स्टील कंपनीज में हमने देखा है कि साल दर साल नतीजे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर भी आप देखें तो विजिबल इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। लेकिन साल दर साल इनके नतीजे देखे जाते हैं तो वो बता देता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले करीब 4% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो कामकाजी प्रदर्शन है ये भी थोड़ा कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिलेगा। 30% की गिरावट एबिटा में देखने को मिलेगी, 6,424 करोड़ का अनुमान है। मार्जिन के लिहाज से पिछले साल जो मार्जिन 19.5% थे, अब वो घटकर 14% के करीब हो जाएंगे, और टोटल मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 37% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। करीब 2020 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। लेकिन मुनाफे में एक और खास बात यह भी है कि जो एस्टिमेट्स ब्रोकरेजेस की तरफ से निकल कर आ रहे हैं काफ़ी वाइड है। कोई 1600 करोड़ का मुनाफा बता रहा है, कोई 2500-2600 करोड़ का भी मुनाफा बता रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 2000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडरियों का प्रदर्शन कैसा रहेगा इस पर खास नजर रहेगी, लेकिन आंकड़े साल दर साल अगर आप देखें तो बहुत कमजोर, और क्वार्टर क्वार्टर विजिबल इंप्रूवमेंट रहेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल दो अलग अलग पिक्चर यहाँ प्रेजेंट होती हुई दिखाई दे रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील इस समय दिन के निचले स्तर पर है। कुणाल सर, कोई व्यू होगा नंबर्स से पहले? नेहा, माफ कीजिए, एक बार शेयर का नाम रिपीट करेंगे सर? जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर चार्ट देखें नेहा, तो लगातार हम पिछले कई दिनों में 3-4 सत्रों से लगातार कमजोरी देख रहे हैं। एक मेजर सपोर्ट भी 710 के आसपास था जो वायलेट हुआ, स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। तो फिलहाल कोई ऐसे खरीदारी की वजह नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डाउनसाइड भी नहीं है। तो कुल मिलाकर एक रेंज में ही ट्रेड करने की संभावनाएं ज़्यादा है। 725 से लेकर 680 के बीच में मुझे लगता है स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो कोई खास इन स्तरों पर खरीदारी बिकवाली की राय नहीं है। मेरी राय वेट एंड वॉच करने की रिकमेंडेशन है। अभी कोई स्ट्रैटेजी जेएसडब्ल्यू स्टील में ना अपनाए। लेकिन चलिए, 3:20 हो चुका है। सर की 3:20 की स्ट्रैटेजी का समय बिगुल उनके लिए। सर, डाउ फ्यूचर्स पर नजर डाले, वापस से ऊपर आ गया। ये भी सर ऊपर नीचे कर रहा है, सीसॉ वाले मोड में नजर आ रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स, इसमें इंप्रूवमेंट है, 24-25 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर नजर आ रही है। यूरोप के मार्केट सर ठीक ठाक प्रदर्शन दिखा रहे हैं, आधे से 1% तक की स्ट्रेंथ है। कमोडिटी स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स ऊपर है, रुपया है कमजोर। क्या करें सर? आज तीसरा दिन है, लगातार तीसरा दिन जब लगभग दिन के लो पॉइंट के आसपास आप बंद हो रहे हैं। परसों आप बंद हुए थे 18,286 पर, लो था 18,264। कल आप बंद हुए 18,115 पर, 181 पर, लो 18,181 का था। तो कल थोड़ी सी रिकवरी आखिरी मिनटों में आई जरूर, लेकिन आज फिर से आप 18,135 के आसपास, इस वक्त 18,104 कर लो। कल के लोज को आपने नीचे की तरफ तोड़ा है, कल का हाई पार नहीं किया है। सिमिलरली परसों भी वही सिचुएशन थी। तो आई थिंक थोड़ा सा तकनीकी तौर पर मार्केट कमज़ोर हो रहे हैं। अब सपोर्ट अमेरिका से मिल सकता है क्या, पता नहीं। 30-35 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स की मजबूती में जरूरी की है 30-35 और 300 भी हो सकते हैं ऊपर या नीचे भी। तो इसलिए आप ग्लोबल सपोर्ट तेजी या मंदी की तरफ न्यूट्रल मान कर चलें। तो मेरा ये समझना है थोड़ा एक्सपायरी का प्रेशर है, क्योंकि लंबे समय बाद इस एक्सपायरी में थोड़ा सा तेजी की तरफ की पोजीशन फंसी है। सो बेहतर ये होगा आप फ्रेश पोजीशन कल बनाने के बारे में सोचें, और अगर आपके शॉर्ट हैं तो थोड़ा बहुत आप चाहें तो यहाँ पर काट सकते हैं या फिर अपने आप को हेज करके चल सकते हैं। जो अब रेंज निफ्टी की नई निकल कर आ रही है वो है 18,000, 18,300। 18,000 के नीचे फ्रेश कमजोरी होगी, 18,300 के ऊपर से मजबूती फिर से होना शुरू होगी, और इसके बीचों बीच में आप बंद हो रहे हैं। तो फिर बेहतर है कि नई पोजीशन बनाने के बजाय कल सुबह इंतजार करें। आजकल तो रोज़ मार्केट दिन में आपको मौका दे रहा है लॉन्ग शॉर्ट दोनों बनाने का। ऊपर भी आता है, वहाँ से आप फिर से बेच सकते हो। ये सिमिलर वापस सिचुएशन वैसी बन रही है जो 16,800 17,200 की रेंज की 400 पॉइंट की रेंज में बन रही थी, जहाँ रेंज के नीचे के लेवल पे आप खरीदो, ऊपर बेचो, और एक रेंज में कंसोलिडेशन वाला मामला बन रहा था। तो अच्छी दौड़ लगाने के बाद बाजार अब थोड़ा यहाँ वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कल अगर आप नीचे के लेवल पर खरीद पाएँ तो कल के लिए इंतजार करें। शॉर्ट भी अगर आपकी है रेंज के लोअर एंड पे खत्म हो रहे हैं तो थोड़ा ले लें, वापस कल आज की तरह गैप अप मिल जाए तो आपको फिर बेचने का मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है,
44,000 के नीचे तो आप बंद हो ही रहे, 43,800 से थोड़ा सा नीचे बन रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी दूर दूर तक कमजोरी का पहला संकेत नहीं आया है जहां पर आप शॉर्ट पोजीशन काटें। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि एक तो अगर आपने ऑप्शंस खरीदे हैं सुबह आज के तो आज ही आपको तो आज ही की एक्सपायरी के तो बुक होने ही होने, आप नहीं भी करेंगे तो हो जाएंगे। सो वो वाला है, बट ओवरऑल अभी भी निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी बेहतर है, कमज़ोर नहीं है। ओके, हाँ, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। सो आई थिंक अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाने का मन है तो वैसे बैंक निफ्टी बनता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, एसबीआई के रिजल्ट के बाद कल क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग है। तो मेरा ये मानना है निफ्टी हो या बैंक निफ्टी आज के लिए लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन फ्रेश न बनाए, कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एसबीआई में अगर डाउनग्रेड्स आए तो दिक्कत है, नहीं आए तो एसबीआई कल रिकवर कर जाएगा, आईसीआईसीआई कोटक आज ऑलरेडी ऊपर है, तो कल बैंक निफ्टी फिर आपका 44,150 की तैयारी करेगा। सो कल का सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के बजाय। आज एक्सपायरी के एडजस्टमेंट भी हो गए, ये सारा कुछ हो गया, कल देखेंगे। तो वीकेंड में हम सस्पेंस थ्रिलर में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। ओके, चलिए इसी के साथ बिगुल एक जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। जय बताइए। नेहा, इस वीकनेस में औरो फार्मा का आप 600 का पुट खरीदे, ये आपको मिलेगा 10 रुपये 15 पैसे पर, 10 रुपये 15 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। इस पर आप खरीदे, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 4 रुपीज़ 80 पैसे, 4 रुपये 80 पैसे पर आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जो टारगेट्स इसके निकल कर आ सकते हैं वो है 15.75 एंड सेकेंड टारगेट बनता है 19 का। सो 15.75 एंड 19 ये दो टारगेट्स के लिए आप औरोबिंदो फार्मा का 600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे जो एट द मनी स्ट्राइक ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2 दिनों से जो हिसाब से लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे हुई है, इसमें फर्दर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने मिल सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 580। सो लगभग 19 रुपये का तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा। चलिए, तो वो रिकमेंडेशन औरो फार्मा में आते हुए 600 की पुट लेनी है 10 रुपये 15 पैसे के पास, 4 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस, 15.75 और 19 इसका टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 580 तक ये स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कल ग्लेनमार्क फार्मा भी अपने नतीजे जारी करने वाली है, किस प्रकार के नंबर्स रह सकते हैं आइए नुपुर से जानते हैं। नुपुर बताइए। नंबर्स तो उम्मीद यही है कि अच्छे रहेंगे। 11% से कंपनी की आय इस क्वार्टर में बढ़कर आ सकती है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 29% की ग्रोथ लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। मार्जिन भी 15% से सुधरकर 18% के आसपास आते दिखेंगे और अकॉर्डिंगली मुनाफा भी आप देखेंगे तो 270 करोड़ का इस बार का अनुमान है। कंपनी के जो सेगमेंट्स है कार्डियक और रेस्पिरेटरी थेरेपीज उसमें 13 से 15% की मजबूत ग्रोथ लेकर बाजार चल रहा है। साथ ही साथ यूएस की सेल्स इस कंपनी के लिए स्टडी रह सकती है वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नए लॉन्चेस से जो कंपनी ने किए थे पिछली तिमाही में उसका बेनिफिट इस क्वार्टर में आते दिखेगा और साथ ही साथ कंपनी अपना कर्ज भी कम करती हुई दिखेगी। ऐसे कंपनी ने गाइडेंस भी दिया था पहले, तो उस पर भी नजर रहेगी। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि नतीजे अच्छे रहेंगे। 11% से आय बढ़कर आ सकती है, मार्जिन 15% से सुधरकर 18% के आसपास हो सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा इस समय स्टॉक दिन के निचले स्तर के पास है। क्विकली एक चेक ले लेते हैं सुमित जी से। सुमित जी, ग्लेनमार्क फार्मा क्या सलाह होगी? ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर एक बार लॉन्ग पोजीशंस के लिए वेट करें क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा दिया है लास्ट 1-2 महीने के अंदर और अब ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा पिछले 4 दिनों से सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। तो स्टॉक के अंदर फ्रेश बाय बनेगा जब स्टॉक यहाँ से ऊपर में 620 का लेवल तोड़ेगा। जब तक अभी 620 के ऊपर नहीं जाता तब तक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और नीचे में 580 570 ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो एक बार के लिए वेट करें, 620 के ऊपर फ्रेश बाय बनेगा, नहीं तो कोई डिप आता है 30-40 रुपए का, तब लोअर लेवल में इसमें फ्रेश बाय बनेगा। ओके, एक बार नजर मुथूट फाइनेंस पर भी डाल लेते हैं। कुछ कमजोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, नंबर्स यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। क्विक चेक कुणाल जी से ले लेते हैं। कुणाल सर, क्या सलाह होगी? देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है नेहा मुथूट का, हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार देखा है, आज भी वही हाल है। तो मुझे लगता है कि कोई खास अभी खरीदारी का ट्रिगर नहीं है। स्टॉक अगर 1075 के ऊपर एक ब्रेकआउट देता है जहां पर इमीडिएट ओवरहेड सप्लाई जोन है, 1075 के ऊपर ब्रेकआउट आए तब इसमें कुछ खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच करें। ओके, तो ये है आपके लिए मुथूट पर आए। इस बीच रैमको सीमेंट के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। है जरा नंबर्स में आपके सामने रखूँ। आय 1698 करोड़ से बढ़कर 2560 करोड़, क्या बात है। आय में बड़ा उछाल है रैमको सीमेंट के, वाह। और स्टैंड अलोन मुनाफा 124 करोड़ से बढ़कर 152 करोड़, ठीक है, अच्छा है, मजबूत है।
लेकिन आइए देख लें ऑपरेशनल फ्रंट पर किस तरह के नंबर से, लेकिन मुनाफा बढ़कर आता हुआ दिखाया है रेमको सीमेंट का, ये आपके सामने। और कामकाजी मुनाफा 295 करोड़ से बढ़कर 413 करोड़, क्या बात है, नंबर्स जमदार शानदार है। रेमको सीमेंट मुझे पता है श्रीकांत जी को पसंद भी है, कई बार स्टॉक श्रीकांत जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। श्रीकांत जी पहली नज़र में नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं, चार्ट पर आप बताइए। बिल्कुल, तो देखिए सीमेंट के कई सारे स्टॉक्स इनफैक्ट एक पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इन सभी स्टॉक्स में आने वाले दिनों में एक तेजी देखने मिलेगी। लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि रैमको सीमेंट में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट के ऊपर ही कंसोलिडेट हुआ है और उसके बाद के नंबर्स अच्छे हैं। मुझे लगता है स्टॉक कम से कम 850 के लेवल्स के आसपास जा सकता है, तो करंट लेवल से पोजीशंस को होल्ड करें। और इसने काफी अच्छा एक बेस बनाया है अराउंड 750 755, तो उसी का एज ए स्टॉप लॉस पकड़ के हम लॉन्ग पोजीशंस भी बना सकते हैं। सलाह आती हुई और ऑफ कोर्स अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं और हम मार्जिन के फ्रंट पर भी देखें तो एक्सपेक्टेड 14% था, 16% के वो नंबर्स दर्ज हुए हैं और पैट भी देखें तो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर रहे हैं। 83 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और नंबर सामने 152 करोड़ का निकल कर आया है। चलिए वक्त हुआ है बैन से बेनिफिट का। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए क्या अपडेट है। देखिए लंबी लिस्ट है, 7 स्टॉक है आपके पास बैन में, इनमें सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा है जो हो सकता है कि बैन से बाहर आ जाए। पीएनबी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 81% है, अभी भी 80% से नीचे नहीं आई, स्लाइड पॉसिबिलिटी है बैन से बाहर आ जाए, लेकिन इसके सामने इसके अगेंस्ट 2 स्टॉक ऐसे जिनकी पोजीशन 95% के काफी ऊपर है। सबसे पहला L&T फ्रांस 115% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, निश्चित हो गया स्टॉक बैन में आएगा। और दूसरा है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये भी करीब करीब 99% पर चल रहा है। तो आपके पास 7 स्टॉक है, इनमें से एक की पॉसिबिलिटी बैन से बाहर आ जाए और इसके अगेंस्ट 2 स्टॉक ऐसे जो फ्रेश एंट्री करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एंट्री की तो तैयारी पक्की है। गए बैन में व्हाट अ टाइमिंग एकदम आशीष ने कहा बैन में जा रहे हैं, गए। ओके चलिए समाचार समाप्त हुए। 47 पॉइंट नीचे आपके 18,134 पर समाप्ति की है निफ्टी ने और बैंक निफ्टी 71 पॉइंट ऊपर 43770 यहाँ पर बंद होता हुआ दिखा है। 98 अंकों का नुकसान रहा है सेंसेक्स में। फाइनल क्लोजिंग कुछ न कुछ अलग ही आएगी, ये तो नहीं आएगी क्योंकि आधा घंटे में बहुत ऊपर नीचे हुआ तो मेरा तो आइडिया भी नहीं लग पा रहा कि एग्जैक्ट फाइनल क्लोजिंग कहाँ आएगी। नीचे में बैंक निफ्टी 43,675 के आसपास पहुंचा है, ऊपर में आप 43,825 के आसपास। तो देखते हैं लेट्स सी कहाँ क्लोजिंग आती है। हाँ निफ्टी में करूँ जरूर है कि कोई बहुत ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, इनके आसपास ही रहेगी, दबाव में रहा है। बैंक निफ्टी जरूर वोलेटाइल रहा है। डाउ फ्यूचर्स 35 पॉइंट नीचे है बाजारों के बंद होने के वक्त और नैस्डैक फ्यूचर्स में 22 अंकों की मजबूती है। बाजार बंद होने के बाद गुरुवार की शाम सारे हमारे एक्सपर्ट्स ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और इसलिए कि आपका पसंदीदा शो आ जाएगा शाम को बात दुनिया की। आज दुनिया भर की कौन सी ऐसी दिलचस्प खबरें हैं जो देखने और सुनने में आपको आनंद देती है, बस इन्हीं खबरों का पूरा आपको एक साथ संग्रह मिलेगा बात दुनिया की में शाम 4:30 बजे। उसकी एक झलक अभी आपके सामने। इस हफ्ते बात दुनिया की में देखिए किस देश के लोग भूले हंसना और ले रहे हैं स्माइल की ट्रेनिंग। वो रिसर्च जो खोलेगी दिमाग से झूठ बोलने वाली आपकी आंखों का राज। दिखाएंगे दुनिया का सबसे महंगा 3.25 लाख रुपए का आम। देखेंगे अंतरिक्ष में वो तारा जो अपने ही ग्रहों को निगल रहा है और चलेंगे किस्से कहानियों के टिम्बकटू शहर की असली सैर पर। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है आज बात दुनिया की ढेर सारी दिलचस्प खबरें। अगर आप सबने आराम से देख लिया तो ठीक, अगर फिर से देखनी हो झलक, अगर कई बार बोलते मैं तो सर वो पीछे वाला सोचता रह गया जब तक आगे आ गया, ऐसा तो मैं वापस भी दिखा सकता हूँ। देख लिया ना सबने आराम से, वापस किसी के देखने की इच्छा है तो बताओ। नहीं? ओके चलो ठीक है। तो पहले जय ने हाथ कराया। जय बताइए। अनिल जी ये कौन सा आम है, मैं भी खाना चाहूंगा। अनिल जी मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट। अरे ये तो मेरे को पता ही है और ये तो मैंने चूज किया था। बट अनिल जी ये आम, अरे गजब कर, मैंने सोचा ये कौन सा आम है जो जय मुझे गिफ्ट करेंगे। आम के शौकीन तो आप ही, मुझे मैं तो आपके भरोसे बैठा था कि ये मुझे आप गिफ्ट करेंगे। अनिल जी हम दोनों किसी से ले लेते हैं अनिल जी। 3 लाख रुपए का आम है अनिल जी, जरा भी आम नहीं है।
मुझे लगा आप कहेंगे मैं दोनों मिल बांट के खा लेते हैं, मैं ले आता हूँ आधा आप आधा। चलिए, तो 3.25 लाख रुपए का आम वाकई में जानने समझने लायक तो है ही। जी सुमित जी। बस अनिल जी मेरे पास भी यही आम वाली बात थी। ओके, ये आम नहीं है, खास है एकदम। 3.25 लाख रुपए में कोई आम नहीं होता, खास होता है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मुझे तो ये जो पहली जो खबर थी अनिल जी, ये सबसे अच्छी लगी अनिल जी। जिस तरह ये जो न्यूज़ है और आम की जो अनिल जी बात आपने करी अनिल जी, ये जो 3.25 लाख रुपए का आम है, मेरे मन में जिज्ञासा ये है अनिल जी, इसका दाम ये 3.25 कैसे इन्होंने तय किया अनिल जी? लाख रुपए भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, 3.25 एग्जैक्ट। तो अनिल जी ये जानने की बड़ी जिज्ञासा है। और अगर अनिल जी ये दाम आपको मिल रहा हो तो अनिल जी इसको भी लिस्ट करा लें। आम के दाम भी अनिल जी बिल्कुल शेयर्स की तरह ऊपर जाते हुए दिखेंगे। अगर 3.25 लाख रुपए में आम है तो लाख रुपए में तो गुठली भी बिक जाएगी। आम गुठलियों के दाम ऐसे ही थोड़ी हुए हैं। जी, एक बार वागले साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, फिर अच्छा सुमित जी। जी सुमित जी बोलिए। बोले अनिल जी, कुणाल जी की जिज्ञासा पूरी हो जाएगी ना, उनको बोलिए खरीद लेंगे, पता भी चल जाएगा, इस वाले उनको मिल भी जाएगा। ठीक है, व्हाट एन आइडिया सर जी, खाने वाले बहुत है तैयार। जी वागले साहब। अनिल जी, मेरा सवाल यह है कि इतना महंगा आम कौन खरीद सकता है, या खरीदेगा तो भी क्या खा सकते हैं? ऐसा मतलब जो खरीदेगा तो खाएगा सर। 3.25 लाख देख के नहीं खाएगा तो खरीदेगा क्यों? मतलब वो तो खाना ही खाना है। लेकिन एक चीज है, ये पहले जी बिल्कुल। श्रीकांत जी आपकी पसंद? सर अरे श्रीकांत जी, 3:30 बजे आप ऑटोमेटिकली जो म्यूट हो जाते हैं ना, वो आपने जो टाइमिंग वो बना रखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नहीं जी सर। नहीं, इनफैक्ट आम के ऊपर ही वही इनफैक्ट देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। और मुझे लगता है कि जैसे भी जय ने बताया कि किसी के पास से किसी को बोलना पड़ेगा, हम सबको गिफ्ट करें। वाह, सबको गिफ्ट चाहिए आम का। अच्छा आएगा तो एक बॉक्स तो आएगा ही। 1 डजन का कितने हो जाएंगे बॉक्स के? आप तो दोनों कमोडिटी वाले सोच रहे होंगे कि सोना आ जाएगा एक आध बिस्किट उसमें। अच्छा भाई, तो ये पहली स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक देश जहाँ के लोग हंसना भूल गए। कैसे हो सकता है? हाँ, वहाँ पे जे बिजनेस का टेलीकास्ट शुरू करो क्या? हाँ, एक बार वहाँ पर अगर जे बिजनेस पहुँच जाए, और उसको क्या आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिकली डब हो जाता है। हाँ सही बात है। लैंग्वेज वहाँ की लोकल लैंग्वेज में डब करवा के वो करो। Forget how to laugh। हाँ, गजब है। मतलब कहाँ कैसे पूरे देश में ऐसा हाल है, गजब है। हमारे इधर आ जाओ भाई। बढ़िया है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आज का, जो शाम को बाजार बंद होने के बाद का। बात दुनिया की मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक से एक हमारी टीम ने ढूंढ कर छांट कर आपके लिए चयन करके ये खबरें लेकर आए हैं। परफेक्ट। तो ये है आज शाम का विशेष आयोजन आपके लिए आता और दिख रहा है। इस बीच फाइनल क्लोजिंग आ गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपने सुना तो होगा ही, करें ना करें रोज हमारे एक्सपर्ट कुछ हो सकता है जो रोज ना भी करते हो, लेकिन फिर गाना तो सबने सुना होगा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठीक है, ये महज गाने के बोल नहीं है, बल्कि इसके पीछे आपकी हमारी सेहत का एक बड़ा राज छुपा हुआ है। एक स्टडी में बात सामने आई कि इस ठंडे पानी से नहाने से तनाव का स्तर तो कम होता ही है, इसके साथ ही मांसपेशियों में होने वाले दर्द और सूजन से भी राहत मिलती है। आजकल महानगरों में आइस बाथ यानी कि क्रायोथेरेपी का चलन बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। ऐसे में शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे बातचीत, क्या है क्रायोथेरेपी, और इसके साथ ही वैज्ञानिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। और वहीं क्या गर्म पानी से नहाना वाकई में नुकसान पहुंचाता है, इस पर भी एक्सपर्ट से करेंगे बातचीत। हमारे आज का ये विशेष शो सेहत की खान, बर्फ वाला स्नान। डॉक्टर मिकी मेहता होंगे, होलिस्टिक हेल्थ गुरु। डॉक्टर स्वाति खंडेलवाल होंगी, सीनियर फिजिशियन। डॉक्टर राजीव मेहता साहब होंगे, मनोचिकित्सक, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। इन सब से करेंगे ठंडे ठंडे। अच्छा भाई, तो एक पोल करवा के देखते हैं, आप में से कौन ठंडे पानी से नहाता है और कौन गुनगुने पानी से या गर्म पानी से? ठंडे पानी से नहाने वाला कौन कौन है? कुणाल जी और जय। हाँ, और बाकी आमतौर पर देखो, एकदम सर्दियों में तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आजकल की जनरेशन में मालूम प्रॉब्लम क्या है और ये किस किस का आता है? हाँ जी कुणाल जी बताएं। अनिल जी देखिए, ये मैंने अनिल जी एक बार ये आर्टिकल पढ़ा था अनिल जी कि बहुत ठंडे पानी से नहाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। अनिल जी कुछ समय के लिए मैंने इसको अटेम्प्ट भी किया था,
लेकिन जी बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, विशेष रूप से दिल्ली में सर्दियों में तो बहुत टफ काम है, लेकिन कोई कर पाए तो अनिल जी मैं पूरी तरह सहमत हूँ, बहुत फायदे हैं इसके। नहीं सर्दियों में तो ठीक है, एकदम कड़ाके की सर्दी हो कि 10-12 डिग्री टेम्परेचर हो उसके नीचे, तब तो मुश्किल है। बट मैं मुंबई में आपको बता सकता, अभी इस तरह के मौसम में भी आजकल की जो नई जनरेशन है उनके लिए, जब वो घर में घुसेंगे, सोएंगे पूरे दिन भर कहीं भी हो, एसी चाहिए पूरा कंप्लीट एकदम फुल एसी। एसी इज़ नॉट अ लग्जरी नाउ, इट्स नेसेसिटी। लेकिन इस मौसम में भी नहाना हो तो गर्म पानी। अब दो में से एक चीज़ चुनो भाई। नहाने में गर्म पानी चाहिए और बाकी एकदम, ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप भी ये फेस करती है बच्चों के साथ? नहीं सर, अभी ऐसी कोई यार शुरू से कंट्रोल, शुरू से कंट्रोल। जी वागले साहब अपना अनुभव कुछ बताना चाहते हैं। जी वागले साहब। अनिल जी मैं बचपन से ये सुनते आ रहा हूँ कि वैसे एसी तो मुझे भी 24/7 चाहिए, लेकिन पानी आप जो भी नहाए, गर्म हो या ठंडा हो या ल्यूक वार्म हो, जो भी आप पानी से नहाएंगे वो 12 महीने उसी टेम्परेचर के पानी से नहाइए। ये इसके लिए गर्म पानी से नहाते, क्योंकि ठंडियों में सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना बहुत मुश्किल है। ओके, चलिए ये भी इंटरेस्टिंग है। तो ये है आपके लिए आज का विशेष शो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए नहीं, उस पर आप भी बिल्कुल देखिए। नहीं तो क्या है, देखो हम सिंपल में बताऊँ आपको, इधर उधर जाएंगे, कुछ वो देखेंगे कर्नाटक में कौन बना कौन नहीं बना, ये क्या हो गया वो क्या हो गया, कुछ काम की चीज़ें, बढ़िया इंटरेस्टिंग काम के आपके फ़ायदे वाले शोज़ शाम को आपको मिलेंगे जी बिजनेस पर। सेहत की खान, बर्फ़ वाला स्नान, ज़्यादा जोखिम के बिना हाई रिटर्न का फ़ायदा उठाने के लिए इंडेक्स फंड एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और इस इंडेक्स फंड ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स हैं जहां किसी विशेष इंडेक्स के स्टॉक्स में उसी अनुपात में निवेश किया जाता है। पिछले कई सालों से पैसिव फंड के AUM में तेज वृद्धि देखने को मिली है। तो क्या एक्टिव फंड के मुकाबले पैसिव फंड ज़्यादा मुनाफा दे रहे हैं? जानेंगे एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के फंड में निवेश करने के फ़ायदे और तुलना शाम 6:30 बजे मनी गुरु में। मुनाफे की स्ट्रेटेजी एक्टिव या पैसिव। हमारे साथ होंगी कामयानी नागर, CEO वेल्थ बजाज कैपिटल, क्षितिज महाजन, CEO कंप्लीट वेल्थ सर्कल से। और रात 8 बजे आपके लिए प्राइम टाइम स्टोरी। अगर आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। बजट में ऐलान के बाद सरकार ने अब विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर नए नियम जारी किए हैं और इसके मुताबिक 1 जुलाई से आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड पर जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे उसका 20% TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो जाएगा। इंडिया 360 डिग्री में हम इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत, समझाएंगे कि TCS कटेगा कैसे, कब कटेगा, किस तरह के ट्रांजैक्शन पर कटेगा और क्या सिर्फ विदेश यात्रा के दौरान ही कटेगा या भारत से विदेशी सेवाएं लेने पर भी कटेगा। ये ढेर सारे सवाल हैं, तो पूरी ABCD आपको समझने को मिलेगी। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे हम करेंगे बातचीत। विदेश भ्रमण पर TCS का ग्रहण हमारी आज की कवर स्टोरी, मिस मत कीजिएगा। और ऐसी स्टोरी आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो आपके काम की हो। अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए हम तक पहुंचे। #TCS की टेंशन, ये है आपके लिए आज हमारा TCS की टेंशन हैशटैग भेजिए और साथ ही #ZIndia360 इन दोनों पर आप हमें भेज सकते हैं। ओके, 51 पॉइंट नीचे 18,129, निफ्टी की समाप्ति 128 अंक नीचे, सेंसेक्स 61,431 और 53 अंक ऊपर 43,752 पर बैंक निफ्टी ने आज किया है समापन। हम भी करेंगे समापन और समापन समारोह में धन्यवाद देंगे कुणाल जी का, वागले साहब का और सुमित जी का भी, और साथ ही धन्यवाद श्रीकांत चौहान साहब का और जय ठक्कर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह कल थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, कल इस बार लगा नहीं कि 4 दिन काम कर लिया, फ्राइडे आ गया, वाह वेरी नाइस। तो चलिए कल पूरे जोश खरोश से आपके साथ फिर होगी मुलाकात फ्राइडे को सुबह सुबह। फिलहाल मुझे और नेहा को दीजिए इजाज़त।